अपनी करुणा नजर तू बहा के कर दे पावन हर एक मन कोरा। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे रहा, हमारा विश्वास कमजोर होना। बैठो भाई। टेस्ट है कल, असर तो दिख रहा है क्लास पे। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? ठीक है ठीक है। आईसीबीएन पढ़ रहे थे रूल्स हम ना। पहला तो हमने कहा था कि नाम जो होना चाहिए वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए। दूसरा हमने कहा था कभी टोटोनिम्स जो है वो वैलिड है प्लांट्स में, एनिमल्स में वैलिड नहीं है। यस और नो? हाँ, एनिमल्स में वैलिड है, प्लांट्स में वैलिड नहीं है। सही है। तीसरा हमने बोला भी सेपरेट अंडरलाइन करना है, और साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर साइंटिस्ट अपना नाम देना चाहे तो वो लास्ट में शॉर्ट में लिख सकता है। सही है। आज हम कह रहे थे कि भाई सेपरेट अंडरलाइन करना क्यों है। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो क्या करना है? सेपरेट अंडरलाइन करना। और अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो क्या करना है? इटैलिक्स करना है। अब बात है कि इसका कारण क्या है कि भाई इटैलिक्स क्यों करना है और सेपरेट अंडरलाइन क्यों करना है। सही है। तो आप बताएं कि हम जितने भी नाम यहाँ यूज करेंगे वो किस में यूज करेंगे? लैटिन लैंग्वेज में। कि हम नाम जितने भी देंगे वो लैटिनाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? नेम्स जो है उनको क्या कर दिया जाएगा? लैटिनाइज कर दिया जाएगा, मतलब लैटिन भाषा का यूज होगा। अगर आप लिख रहे हो ना सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये नाम जो है ये कौन सी भाषा का है? लैटिन का है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब लैटिन भाषा में ही क्यों लिखने हैं नाम? डेड लैंग्वेज है। डेड क्यों है? यूज नहीं होती। सारी बायोलॉजी तो पढ़ दी, यूज क्यों नहीं होती? बोलचाल में भी नाम किसी को बताएगा मैंगो का तो कैसे बताएगा? इसमें चेंजेस नहीं आते, मतलब एक बार जो नाम दे दिया वही रहेगा, दोबारा चेंज क्यों? मैं फिर वही कह रहा हूं, बोलते तो हैं। तो मेरे को समझा, आलू का बॉटनिकल नेम बता क्या है? तो बोल क्यों नहीं रहा? तो बिना बोले कैसे बता रहे मेरे को? चेंज क्यों नहीं कर सकते? मेरा यही तो मतलब क्वेश्चन यही है। हाँ बेटा। लैटिन, लैटिन में डेड लैंग्वेज क्यों है? लैटिन ही क्यों लिखनी है? अच्छा, कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश लिखना जानते हैं इस क्लास में? सारे जानते हैं भाई। हिंदी भी सारे जानते हो क्या? और जो अपनी आपकी लोकल मदर टंग का वो भी लिख लेते होंगे आप। सही है। सही बात है, मैं भी लिख लेता हूं। तो ये बात तो ठीक है। इसका मतलब फिर अच्छा, लिख क्यों पाते हो आप? क्योंकि आपको आपकी लैंग्वेज के सारे अल्फाबेट आते हैं। हम नाम लैटिन में लिखते हैं लेकिन यूज तो इंग्लिश लैंग्वेज ही कर रहे हो ना। भाषा लैटिन है लेकिन अल्फाबेट, मतलब हमने कहा कि कैरोलस लीनियस का नाम था कार्ल वॉन लिन। क्या नाम था? आज उसको हम कैरोलस लीनियस लिखते हैं, तो हम कहते हैं उन्होंने अपने नाम को लैटिनाइज कर दिया, लेकिन लिखा तो इंग्लिश में ही है। तो बताओ, सोलेनम ट्यूबरोसम जो नाम है वो किस भाषा का है और लिखा किसमें है? तो बोलो इसके अल्फाबेट नहीं है। और जब अल्फाबेट ही नहीं तो चेंज क्या करोगे? वे अपने कहते हैं ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो सारे लैटिन वाले हो गए। कौन से हो गए? लेकिन पूरी हमें नहीं पता है, अल्फाबेट्स की पूरी सीरीज हम नहीं जानते। मात्राएं मात्राएं हमें कुछ नहीं पता कि इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं आ सकते। आज अगर कोई चाइनीज बंदा आलू का नाम लिखेगा तो क्या लिखेगा? लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखेगा ना, चाइनीज में। नाम लैटिनाइज है
नाम, तो हम कहते हैं कि नाम जितने भी दिए हैं वो लैटिन भाषा के हैं, लेकिन लिखते तो अपनी भाषा में हो। तो बताओ, अगर आप नाम इंग्लिश में लिख रहे हो तो क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है? बताओ, एक भाषा का नाम जब किसी दूसरी भाषा में लिखा जाता है, एक लैंग्वेज के वर्ड जब किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो आप उन्हें या तो सेपरेट अंडरलाइन करते हैं लिखते टाइम, और या फिर आप उनको इटैलिक्स कर देते हैं कंप्यूटर में टाइप करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा फिलोसफी टाइप का है या भगवान को मानने वाला है, तो इंग्लिश में वो मतलब बुक पढ़ रहा है, कोई कहता है देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल कंटिन्यूस चैंटिंग ओम नमः शिवाय। ये लाइन थी पूरी, पूरी लाइन मैंने किसमें बोली? लेकिन आप देखना बच्चे, जब वो किताब में ये लाइन लिखी होगी ना, तो उसने ओम नमः शिवाय को ना इटैलिक किया होगा। यहां से क्या पता चलेगा आपको कि जो ओम नमः शिवाय है वो लिखा तो इंग्लिश में ही गया है, लेकिन वो वर्ड संस्कृत का है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इसका मतलब लिख कौन सी लैंग्वेज में रहे हो और वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है। इसका मतलब जिस भी वर्ड को आप कंटिन्यूस लिखते हुए अंडरलाइन कर देते हैं या इटैलिक्स कर देते हैं, या समझ जाइए कि जिस भाषा में आप पढ़ रहे हो उस भाषा का वो नाम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो बताओ कि जब एक लैंग्वेज का नाम किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसको समझाने के लिए क्या किया जाता है? अंडरलाइन किया जाता है, या फिर? तो बताओ, जितने भी नाम हम यूज करेंगे वो कौन सी भाषा के होंगे? लेकिन लैटिन में लिखनी, तो कौन सी भाषा में लिख रहे हो? तो इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, या फिर इटैलिक्स। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से रूल समझ में आए आपको? पक्का ना? तो कल मैंने सारी बातें आपको बताई है कि अगर साइंटिस्ट अपना नाम लिखना चाहे तो। एक और छोटी सी बात बताता हूं, वैसे इसमें है नहीं कहीं भी, लेकिन आपको बता दूं मैं, मिनिमम किसी के भी नाम में अगर अल्फाबेट आप काउंट करो तो 3 होते हैं एक वर्ड के अंदर, और मैक्सिमम 12। आप जितने मर्जी नाम उठा के देख लेना, जो डबल वर्ड वाले होंगे ना, स्पीसीज के नाम या सिंगल वर्ड का जीनस होगा, ये कभी भी 12 से ऊपर नहीं जाते और 3 से कम नहीं। तो मिनिमम वर्ड, एक वर्ड में मिनिमम अल्फाबेट और मैक्सिमम, इसका मतलब बड़े से बड़ा नाम 24 अल्फाबेट का हो सकता है। 12 + 12 में लिखोगे ना, तो बड़े से बड़ा नाम और छोटे से छोटा 6 का हो सकता है। समझ रहे हो? और आप देखो, सोलेनम, ट्यूबरसम, मैंजिफेरा इंडिका, जितने भी नाम आप बोलते हो, पाइसम, सेटाइवम, समझ रहे हो बात या नहीं? ये जितने भी ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, बैक्टीरिया भी आ जाओ, प्लांट भी आ जाओ, एंथोसिरोड, जितने भी नाम बोलते हो, इनमें अल्फाबेट कभी भी 12 को क्रॉस नहीं करते। लेकिन कभी 12 को क्रॉस कर दें तो दुखी मत हो जाना। पूछो क्यों? क्योंकि वो नाम जो 1961 से पहले का, फिर वो नाम 1961 के पहले का है। अगर बाद का होता तो ये नाम कभी बड़े नहीं होते, क्योंकि हम तो चाहते यही हैं कि भैया एक तो छोटा हो जाए नाम, और नाम छोटा होने के साथ अब उसको याद भी हमें इजीली हो जाए। सही है बात या नहीं? अब देखो, अगला क्वेश्चन मुझे काउंटर करो आप कि सर 1961 में आईसीबीएन आ गई, लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने कहा कि इन्होंने जो रूल लिखे थे ना, वो 1753 से तो प्लांट्स के बारे में जितने भी नाम थे वो इन्होंने पढ़े, और 1758 से जितने भी एनिमल्स के नाम थे वो इन्होंने पढ़े। तो आईसीबीएन की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के, हाँ, तो ऑर्गेनिज्म एक और नाम अनेक। सही है। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा कि जिन्होंने आईसीबीएन लिखी थी या जिन्होंने रूल बनाए थे, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पहले दिए गए नाम जो है वो कैंसिल हो गए। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म के आज भी अगर कोई नाम दिए गए हैं तो वो वैलिड है। क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं कि 1961 से पहले का अगर कोई नाम होगा तो उसमें 3 से 12 से ज्यादा अल्फाबेट मिल सकते हैं। अगर साइंटिस्ट का नाम होगा तो आप समझना वो नाम 1961 से, तो इसका मतलब वो नाम उन्होंने कैंसिल तो नहीं किए ना। समझ रहे हो बात या नहीं? अब बच्चा कहते हैं फिर एक ऑर्गेनिज्म के तो बहुत सारे नाम थे 1961 से पहले, तो फिर वहां कैसे डिसाइड किया होगा भाई कौन सा नाम सही और कौन सा नाम? तो आप ऐसे समझना इसको कि अगर किसी बंदे ने 1770, 1798, 1820 और 1910, बताओ कोई एक एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म था, उसको 4 बार स्टडी किया गया अलग अलग टाइम पे। ऑर्गेनिज्म कितने थे और स्टडी कितनी बार किया गया? 4 बार अलग अलग। पहली बार 1770 में हुआ था, उन्होंने नाम दिया। दूसरी बार 1798 में हुआ, उन्होंने नाम दिया।
तीसरी बार 1820 में और चौथी बार 1900। तो बताओ कौन सा नाम वैलिड हुआ? बोलो ये वाला नाम जो है ना ये वैलिड कर दिया, बाकी सारे कैंसिल हो गए। उन्होंने कहा कि जो नाम सबसे पहले दिया गया वो नाम वैलिड हो गया। मतलब जितना नाम 1753 के ज्यादा नजदीक है प्लांट का वो वैलिड हो गया, और जितना है 1758 के ज्यादा नजदीक है एनिमल का वो वैलिड हो गया। इसलिए तो आज मैं कह रहा हूं कि किटोमियम सुब्रमण्यला में से सुब्रमण्यला को हटाया नहीं गया, क्योंकि सबसे पहले नाम ही उन्होंने वो दिया और सबसे पहले दिया, और साइंटिस्ट का नाम स्पेसिफिक एपिथेट में होने के बावजूद भी वो चल रहा है। क्यों चल रहे? क्योंकि ये कहा गया, ये रूल बन गया कि भाई जो नाम सबसे पहले था उसी को वैलिड करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो बोलो नाम तो दिए गए बहुत सारे, लेकिन वैलिड किसी एक को माना गया। किसको माना गया? बोलो जो सबसे पहले आया था 1753 के बाद, क्योंकि 1753 में 1753 में ही पहली बार लोगों के सामने बाइनोमियल सिस्टम आया था। क्लियर है बात या नहीं? अच्छे से यहां तो कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब बाइनोमियल सिस्टम पढ़ा, बाइनोमियल सिस्टम के रूल्स पढ़े, इसके बाद बात कर रहा हूं मैं ट्राइनोमियल की। 5 मिनट के लिए समझाऊंगा फिर आगे निकल जाऊंगा। वो भी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको हमेशा याद बाइनोमियल सिस्टम ही रखना है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप ट्राइनोमियल सिस्टम भी फॉलो करोगे ना तो फ्यूचर में जाके वो भी बाइनोमियल में ही आएगा, है ना? फ्यूचर में जाके बाइनोमियल में ही आएगा। पूछो कैसे? देखो अभी बताते हैं। पहले तो ये सोचो कि ट्राइनोमियल सिस्टम बनाने की आपको जरूरत पड़ी क्या? हम क्या करते हैं जब टैक्सोनॉमी करते हैं तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कैरेक्टर्स के बेसिस पर, करते हैं ना? फिर कैरेक्टर जो स्टेबल होते हैं उनके बेसिस पर उनके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। सही है? अब बताओ कि कोई एक प्लांट है, बोलो गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया, क्या है ये? गोभी है। सही है? साल में 3 बार गोभी आती है अलग अलग टाइम पे। बोलो पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी। सेम टाइम नहीं होता तीनों का, ये दिमाग में रख लो आप। ठीक है? जिस टाइम पे पत्ता गोभी में फूल आते हैं उस टाइम पे फूल गोभी और बंद गोभी में नहीं आते, और जिस टाइम फूल गोभी में फूल आते हैं उस टाइम, मैं पौधे की बात कर रहा हूं। बच्चा कहे कि भाई कैबेज में तो फूल होते नहीं, कैबेज तो बड़ खाते हो तुम लोग, मैच्योर हो जाएगी तो फूल भी आएंगे उसमें, वो तो तोड़ लाते हो बर्ड कंडीशन में उसको। मैं बात कर रहा हूँ फूलों की। तो मैं कह रहा हूं तीनों ही प्लांट्स में फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में आते हैं, सेम सीजन में फ्लावर। इसका मतलब उनका इंटरेक्शन सेम एनवायरमेंट के साथ, हालांकि है तीनों प्लांट गोभी, है तीनों ही प्लांट गोभी, लेकिन उनका एनवायरमेंट जो है वो क्या है? अलग अलग है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि जब कोई प्लांट एक एनवायरमेंट में ग्रो करता है तो वो अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए कैरेक्टर्स को इवोल्व कर लेता है। यही पढ़ा ना कि वो अपने कैरेक्टर्स को इवोल्व करता है किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए। वैसे ही कैरेक्टर को एक्वायर कर लेगा वो जैसा उसका एनवायरमेंट है। सही है? इसका मतलब पत्ता गोभी, फूल गोभी और बंद गोभी के मैक्सिमम कैरेक्टर तो सिमिलर है, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिनमें वो एक दूसरे से डिफर है। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिनमें वो एक दूसरे से, और ये डिफर किसकी वजह से है? ये डिफर किसकी वजह से है? एनवायरमेंट की वजह से है। समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? तो अब क्या करें, अपने उन डिफरेंसेस को देखें। पत्ता गोभी में, फूल गोभी में और बंद गोभी में क्या देखें? डिफरेंसेस देखें। भी आप बताओ कि भाई ब्रेसिका ओलेरेसिया, बोट्राइटस, कैपिटुला, कोलोरापा। सही है? अब बताओ 3 एनवायरमेंट है, एक में ग्रो कर रहा है ब्रेसिका ओलेरेसिया, बोट्राइटस, ब्रेसिका ओलेरेसिया, कैपिटुला, ब्रेसिका ओलेरेसिया, कोलोरापा। सही है? ये अलग अलग एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। तो ये अपने एनवायरमेंट में अपने कैरेक्टर इवोल्व करेगा, ये अपने एनवायरमेंट में अपने कैरेक्टर, और ये अपने कैरेक्टर। स्पीसीज सेम है, ध्यान रखना है तीनों गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में एक दूसरे से क्या हो गए? क्या हो गए? डिफर हो गए। सही है बात या नहीं? कहता आ रहा हूं आपको भी कोई अच्छा नहीं और कोई सारे अच्छे हैं हमारी तरफ से, तो बस हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आपने क्या कर रखा है? आपने ना एक टेबल डिसाइड कर रखी है कैरेक्टर्स की। आपने कैरेक्टर्स की एक टेबल डिसाइड कर रखी है। जैसे आपने कहा कि भाई ये कैरेक्टर है 11, 12 और 13, 13 कैरेक्टर है। इसमें से आपने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई जिस दिन
कोई एक स्पीसीज के अलग अलग एनवायरमेंट में ग्रो करने वाले दो प्लांट्स 6 से ज्यादा कैरेक्टर में डिफर हो जाएंगे, यहां से ज्यादा कैरेक्टर में क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे, तो मैं उस दिन उसको एक अलग स्पीसीज मान लूंगा। अभी ये सेम स्पीसीज के प्लांट है और मैंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 इन कैरेक्टर में, 6 कैरेक्टर्स में कहीं पर भी अगर क्या आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, तो मैं उसे अलग स्पीसीज नहीं मानूंगा। मैं तो कहूंगा कि भाई ये एक ही स्पीसीज है, लेकिन उसके जो ये अलग कैरेक्टर है ना, उसके बेसिस पर उसकी वैरायटी डिसाइड कर दूंगा। लेकिन जिस दिन ये 6 को क्या कर गए, कौन डिफरेंसेस, मैं इसको एक अलग स्पीसीज मान लूंगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन प्लांट्स में, बोलो इन तीनों प्लांट्स में जो कि एक ही स्पीसीज के हैं, जो कि अलग अलग एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं, इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है कि हम एक नई स्पीसीज बना दें। समझ रहे हैं बात या नहीं? और बोलो इतने सिमिलर भी नहीं है कि हम इनको एक ही प्लांट पढ़ लें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसको लाए, ट्राइनोमियल सिस्टम को, जिसमें तीसरा जो वर्ड था बच्चे वो वैरायटी का डाला गया। और वैरायटीज जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, डिफरेंट एनवायरमेंट के कारण है। किसके कारण है, देखो भाई केले अपने यहां भी उगते हैं और साउथ में भी, सही है, आम अपने यहां भी होते हैं और इंडिया के दूसरे रीजन्स में भी हो रहे हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी मतलब वैरायटी वैरायटी, ऑरेंज हमारे नॉर्थ में भी होते हैं, साउथ में भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं, समझ रहे हो, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग है। भी कोई कहता था संतरा, कोई कहता है किन्नू, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, मौसमी और वो सब चीजें आते हैं ना। सारी स्पीसीज तो एक ही है, मैंगो की भी सारी स्पीसीज तो एक ही, मैंजीफेरा इंडिका, ये वैरायटी क्या है, किस वजह से, तो बोलो इतना डिफर नहीं है कैरेक्टर्स में से एक नहीं, और इतना सेम भी नहीं है कि उसको एक जैसे रख दें, तो फिर उसका हमने तीसरा रास्ता क्या निकाला। लेकिन आप सोचो ये प्लांट अलग अलग एनवायरमेंट्स में ग्रो कर रहे हैं, हाँ या ना, इसका मतलब इसी एनवायरमेंट में ग्रो करेंगे ये तो, और फ्यूचर में कैरेक्टर जो एक्वायर करेंगे वो अपने एनवायरमेंट के। तो मुझे बताओ कि इन तीनों वैरायटीज में सिमिलरिटीज बढ़ेंगी या डिससिमिलरिटीज है, और जिस दिन डिससिमिलरिटीज मेरे क्राइटेरिया को क्या कर जाएंगी, उस दिन मैं एक नई स्पीसीज बनाऊंगा और ओलेरेसिया हट जाएगा। मैं बोलूंगा ब्रेसिका बोट्राइटस, ब्रेसिका कैपिटुला, ब्रेसिका। आज कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंसेस। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करो तो फ्यूचर में जाके ये नाम डिफरेंसेस बढ़ने की वजह से फिर से किसमें आएगा, तो बताओ फिर ज्यादा डोमिनेंट कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने को फॉलो किसको करना है, बाइनोमियल सिस्टम को ही फॉलो करना है। समझ पाए हैं बात को या नहीं, अच्छे से, पक्का ना, बढ़ूं फिर मैं आगे। तो नॉमेनक्लेचर हो गया भाई अपना, रूल्स भी हमने पढ़ लिया आईसीपीएन के, और मैंने ट्राइनोमियल से बाइनोमियल बनने का कारण भी आपको समझा दिया। ट्राइनोमियल के पहले तो जरूरत समझो कि ट्राइनोमियल की जरूरत क्या थी। तो डिफरेंट एनवायरमेंट में सेम स्पीसीज का प्लांट जब ग्रो करता है तो वो कहता है कि भाई मैं उस एनवायरमेंट में ऐसे कैरेक्टर रखता था, लेकिन इस एनवायरमेंट में ऐसे मुझे कुछ कैरेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो चेंज आया ना, वही चेंज वैरायटी है। लेकिन वो चेंज अगर लंबे टाइम तक चलेगा और बढ़ेगा, लंबे टाइम तक चलेगा और बढ़ेगा, तो फिर वो वैरायटी एक नई स्पीसीज की फॉर्म में जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है बात या नहीं, बढ़े आगे चलो। देखो टैक्सोनॉमी में कितनी चीजें हैं, 3। पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है, दूसरा, तीसरा क्या करना है, क्लासिफिकेशन। तो बोलो हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात की, तो हमने कहा भी बायोलॉजी पढ़ लेंगे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, सही है। दूसरे नंबर पे हाँ नॉमेनक्लेचर की बात की, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पे कौन है, बोलो क्लासिफिकेशन। स्टार्टिंग में, शुरू में जब ऑर्गेनिज्म क्या थे, कम, लोगों ने भाषाओं के बारे में सीखा, पढ़ना सीखा, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स के नाम लिखे और अल्फाबेटिकली इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। इंपेरिकल क्लासिफिकेशन कहा गया इसको। और इन्होंने कहा कि सारे ए वाले एक तरफ, बी वाले सारे और सी वाले सारे एक तरफ। लेकिन अल्फाबेट से याद करना तो आसान हो गया, प्लांट्स के नाम ग्रुपिंग करने में भी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग कर ली उन्होंने किसके बेसिस पर, अल्फाबेट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर,
अल्फाबेट के बेसिस पर उन्होंने ग्रुपिंग कर ली कि ए वाले सारे, बी सारे, सी वाले सारे, लेकिन ये भूल गए कि इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, क्योंकि आगे चल के जब सिस्टमैटिक टर्म आई, पहले तो आप सिर्फ क्लासिफिकेशन में चल रहे हो, मैंने कहा एक ऑर्गेनिज्म आपने देखा, उसका कैरेक्टर किए, आइडेंटिफाई किया, नाम लिखा और क्लासिफाई कर दिया, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब आप क्या देखने लगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, तो आपको प्रॉब्लम्स आ गई। सही है बात या नहीं? क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम बी पे था और पी पे था, सही है, वो ज्यादा ही सिमिलरिटी शो कर रहे थे, लेकिन बीच में इतने सारे ग्रुप और दिख रहे थे। तो प्रॉब्लम जब ये आई तो अल्फाबेट को छोड़ा गया, तो फिर बोलो करेक्टर के बेसिस पर आई क्लासिफिकेशन, उसको कहा गया रेशनल क्लासिफिकेशन, जो कि हम पढ़ते हैं। इसमें 4 टाइप बताए गए, बोलो प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल और न्यूमेरिकल। समझ रहे हैं बात या नहीं? कितने क्लासिफिकेशन है? पहला, दूसरा, तीसरा, नंबर 4 प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में ये बात याद रखना कि हम आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सुनना बात ध्यान से, हम आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सही है बात या नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कैसा क्लासिफिकेशन है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन तो खराब हो गए। नहीं, बोलो हम उनको मानते नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, ना कोई खराब, ना कोई गलत, ना कोई सही, बोलो सबने अपनी। अब आप टैक्सोनॉमिस्ट, आप स्टूडेंट, आप कह रहे हो मैं नेचुरल यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं रेशनल में सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा बता रहा हूं आपको? क्या बता रहा हूं? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर प्लांट का मेरे लिए क्या यूज है, कि मैं इसको अपने घर में किस लिए लगाऊं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, मेरी घर की सुंदरता बढ़ाएगा, ये मेरे घर के अंदर सब्जी बनवाएगा, वेजिटेबल है, भूखा नहीं मरने देगा, ये मुझे फ्रूट्स देगा, खाना देगा, ये मुझे मसाले देगा, ये मुझे दवाइयां देगा, इससे मैं रोज चाय बना के पीऊंगा। टी प्लांट, समझ रहे हो मेरी बात? मैं देख रहा हूं मेरे लिए इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, ये क्लासिफिकेशन कौन सा है। हम इसके डिटेल में जाते ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हम कौन सा आयुर्वेद वाले डॉक्टर हैं, और आयुर्वेद वाले डॉक्टर इसी को फॉलो करते हैं। वो नहीं कहता कि मेरे को नेचुरल क्लासिफिकेशन में जाना है, वो तो ये देखता है कि भाई कौन से प्लांट से कौन सा केमिकल मिल रहा है और कौन सा रोग ठीक हो रहा है। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? भाई हम अगर टैक्सोनॉमिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, तो क्या करेंगे, हम तो बोलो डिटेल में जाएंगे आगे चल के नेचुरल क्लासिफिकेशन में, जो कि आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है। लेकिन वो कहता है मेरे को इवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, मैंने तो मेरे रोग ठीक करने हैं भाई, मेरा पेशेंट मेरे पास आएगा, मैं तो उसको दवाई दूंगा, तो मैं तो प्लांट का प्रैक्टिकल यूज देखूंगा ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो उसके लिए तो वो प्रैक्टिकल यूज हुआ ना, और वो एक प्लांट से अनेक रोग ठीक कर देता है। तो वो क्या देख रहा है? तो इसका मतलब क्या प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं, कोई फॉलो नहीं करता होगा फिर? लेकिन इसमें हमें एक ड्रॉबैक लगा याद करने के लिए, क्योंकि हम आयुर्वेद वाले डॉक्टर नहीं, हम तो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, और हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, और इन्होंने सिर्फ वो पढ़ने जो हमारे लिए यूजफुल है, और हमें सारे पढ़ने हैं, चाहे वो जंगल में है, फॉरेस्ट प्लांट है, चाहे हमें सारे पढ़ने, इसलिए हमारे लिए यूजफुल। लेकिन इसमें हमें क्या ड्रॉबैक लगा कि भाई एक प्लांट एक से ज्यादा कैटेगरीज में रखा जा सकता है। जैसे आप अपना ये पढ़ोगे ना अपने मॉड्यूल, तो उसमें आपको कहेगा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, मसाले किससे मिल रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई जो जिंजर है, जो हल्दी है, वो एक से ज्यादा ग्रुप में आ रही है, वो मसाले भी है और मेडिसिनल भी है। तो गला खराब हो जाता है ना, कहते अदरक वाली चाय पिला भाई, और वही अदरक सब्जी में डाल रहा है वो। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? यस और नो? तो वो कहते हैं भाई ये तो मसाले भी है और ये मेडिसिन भी है, चोट लग गई किसी के तो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, और हल्दी रोज सब्जी में भी डालते हैं। तो कंफ्यूज है, वहां पर कंफ्यूजन है, इसलिए हम इसको ज्यादा फॉलो नहीं करते। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही है। नहीं समझ रहे मेरी बात? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ, अब मेरे को बताओ यार, कोई मतलब जानवर है जंगल के अंदर, वो हल्दी का प्लांट ये सोच के खा रहा है कि भाई इससे दवाई मिलेगी, या ये मसाले हैं, तो हम तो वो भी देख रहे हैं, उनका भी रिलेशनशिप देख रहे हैं, इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे हैं, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका एक ड्रॉबैक मानते हैं कि एक प्लांट एक से ज्यादा
कैटेगरीज में रखा जा सकता है। समझ रहे हो बात या नहीं? दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे बच्चे वो है आर्टिफिशियल। कौन सा है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करो, बताओ इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा जाता है। किसको? बोलो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे जाते हैं एक या दो बस। पूछो क्यों? नॉलेज ही इतना है, ज्ञान ही इतना है, लिमिटेड नॉलेज है। बोलो लिमिटेड, तो लिमिटेड ही चीजें देखेंगे ना यार। एक कैरेक्टर देख लिया, दो कैरेक्टर देख लिए, जिन जिन में वो कैरेक्टर सेम होते गए उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपने ना एक प्लांट देखा, उसमें ना फूल आ रहे थे। क्या आ रहे थे? फूल आ रहे थे। तो आपने कहा भाई जो फूल वाले प्लांट हैं वो सारे एक साथ हैं। सही है बात या नहीं? लेकिन आप ये देखो कि फूल अगर प्रेजेंट है ना, तो फिर आपके हिसाब से तो डाइकोट और मोनोकोट में कोई फर्क ही नहीं। आपने सिर्फ एक कैरेक्टर देखा क्योंकि आप ज्यादा जानते नहीं। आप डाइकोट और मोनोकोट के बारे में कुछ ज्यादा जानते ही नहीं। डाइकोट मोनोकोट के बारे में आप ज्यादा स्टार्टिंग की बात है लीनियस के टाइम की। लीनियस का क्लासिफिकेशन पहली बार आया था कौन सा? आर्टिफिशियल। अरिस्टोटल ने दिया था कौन सा? आर्टिफिशियल। थियोफ्रेस्टस ने दिया था कौन सा? आर्टिफिशियल। क्योंकि नॉलेज ज्यादा नहीं थी चीजों के बारे में। तो वो ये थोड़ी चाह रहे थे कि भाई हम डिसिमिलरिटी ज्यादा देखें। बोलो उनको जितना पता था उतना उन्होंने मैच करवा लिया। लेकिन आगे चल के जब हमने और ज्यादा अपने नॉलेज को वाइड किया तो हमें पता चला कि उन्होंने अनजाने में सिमिलरिटीज कम देखी और डिसिमिलरिटीज ज्यादा देख ली। अब ऐसे आप एक कैरेक्टर पढ़ लो कि भाई लीफ प्रेजेंट, लीफ। अब एक कैरेक्टर है, अब इसके बेसिस पर तो टेरिडोफाइट, अब इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही प्लांट है। क्योंकि तीनों में क्या है? लेकिन क्या तीनों अलग नहीं है? कब पता चला? बाद में जाके पता चला। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था पहली बार, वो क्लासिफिकेशन कौन सा था? कौन सा क्लासिफिकेशन था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। इसमें लीनियस के बारे में मॉड्यूल के अंदर है आपके अभी यही, क्योंकि हिस्ट्री में भी आएगा अपने पास दोबारा फिर से, एक ही लाइन होगी। हाँ, इनका क्लासिफिकेशन आगे चल के पढ़ा दूंगा मैं। देखना आगे देखो, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में लीनियस के क्लासिफिकेशन में 224 क्लासेस लिखी हुई है क्या? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 बेटा, चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग है बस, लिखी हुई है ना क्लासेस। हाँ, तो यहां बात कर लेंगे अपने। 24 क्लासेस बताई थी। क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस टर्म बतानी है, वहीं बता दूंगा। ठीक है ना भाई? इधर सुनो मेरी बात, सुनो इधर देखो। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? कितने कैरेक्टर? एक या। अब इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, क्लासेस के नाम जो बातें करनी आगे कर लेंगे। इन्होंने प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। बोलो, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। सही है? देखो, क्रिप्टो टर्म तो बहुत चल रही है आजकल मार्केट में, चल रही है ना? हर कोई मतलब क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्रिप्टो मतलब क्या होता है और फिजिकल क्या मतलब क्या है? बोलो, फेनेरोगमी हुआ मतलब हो गया कि जेब से ऐसे पैसे निकाले आपने 100 रुपए और ऐसे गिन लो, हाथ लगाओ, फिजिकल जिसको टच कर सको, ये बोलो फेनेरोगैमस। और अगर कोई कहे कि मेरे पास यार क्रिप्टो के कॉइन है 1 लाख, तो दिखा, तो देख लॉग इन करके बताता हूँ, ये रे, छू के दिखाओ उसको। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? तो बोलो जो छुपे हुए सेक्स ऑर्गन है और जिनमें दिखने वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो फेनेरोगैमस है कि इसमें सेक्स ऑर्गन फूल और कॉन्स, स्ट्रोबिलाई, मेल कॉन फीमेल कॉन, वो तो इसमें। और इनमें किस किस में? बोलो, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, दोनों ने क्या मान लिए। और फेनेरोगैमस में तो उन्होंने कहा कि भाई सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है? विजिबल है। क्या है? विजिबल। उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर दिया? बोलो, सेक्स ऑर्गन की। किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया? सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया। समझ रहे मेरी बात? और उसमें भी पता है क्या था? मेन स्टेमन, स्टेमन प्रेजेंट, स्टेमन एब्सेंट। एब्सेंट वाले सारे जिम्नोस्पर्म है। अब प्रेजेंट वाले में अलग अलग क्लासेस बना ली, सब क्लासेस बना ली। तो भाई इसमें प्रेजेंट है एक, इसमें प्रेजेंट है एक से ज्यादा और अलग अलग है, इसमें प्रेजेंट है एक से ज्यादा लेकिन जुड़े हुए हैं, जो कि आप मॉर्फोलॉजी में अडेल्फस और डाइडेल्फस जाके ट्रेडिशन पढ़ते हो।
समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो बस वो एक फ्लावर कैरेक्टर लिया, स्टेमन क्या लिया, और उसके बेसिस पे सारा क्लासिफिकेशन कर दिया। तो कैरेक्टर कितने और पूरा क्लासिफिकेशन कैसा हुआ? आर्टिफिशियल। कैसा हुआ? आर्टिफिशियल। किसने दिया? कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल। लेकिन अब देखो, उनको बेचारे को ज्यादा पता नहीं था ना बच्चे, पहले की बात है, पुरानी बात है, तो नॉलेज वाइड इतना ज्यादा था नहीं नॉलेज। सही है बात या नहीं? जब चीजें जाके आगे ज्यादा डिस्कवर हुई, सही है, तो बताओ कि हमें यह पता चल गया कि इन्होंने सिमिलरिटीज कम देखी और डिससिमिलरिटीज, इनके लिए तो वो ठीक ही था ना, इनके लिए तो ठीक ही था। वो तो आपको जाके जब आपने डिटेल स्टडी की तो पता चला कि भाई गड़बड़ हो गई। तो इन्होंने अनजाने में क्या किया? सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। और यहां बताओ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं रहा। मैंने कहा लीफ प्रेजेंट, क्या बोल रहा हूं मैं? तो बोलो टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, तीनों एक जैसे ही हैं। तो बताओ चाहे फूल आए चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिला। क्या मिला? इक्वल वेटेज मिला। किसमें? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। सही है बात या नहीं? इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा पढ़ रहे हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। कौन सा? हिडन सेक्स ऑर्गन्स के लिए प्लांट को क्या बोलोगे? हाँ? और अगर सीन है तो तीसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम है नेचुरल। क्या नाम है? नेचुरल में बताओ ग्रोस मॉर्फोलॉजी। क्या बोलोगे? देखो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको दोनों तरह के कैरेक्टर देखने हैं। बोलो एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लांट को बाहर बाहर से देखना है। सही है? समझे बात या नहीं? भी आप बताओ कि हम क्या देख रहे हैं। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब ये नहीं कि प्लांट को बाहर बाहर से देखना है। बोलो बाहर से भी देखना है और अंदर से भी देखना है। मतलब स्टेम का टीएस ले लो, लीफ का टीएस ले लो, फ्लावर का टीएस ले लो, सबका टीएस ले लो। तो बोलो बाहर से भी देखना है और, तो बोलो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो चैप्टर है हमारे, मॉर्फोलॉजी और जो चैप्टर है हमारे, उन दोनों चैप्टर को मिलाकर क्या बोलेंगे? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। सही है? अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपने क्या किया कि दो प्लांट, तीन प्लांट है आपके पास, इनके आपने सारे कैरेक्टर लिख लिए। इनके आपने सारे क्या कर दिए? कैरेक्टर लिख लिए सारे। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसके भी और इसके भी। फिर इन तीनों के कैरेक्टर आपने देखे कि भाई सिमिलर किसके ज्यादा है। आपने कहा ए और सी में 20 कैरेक्टर सिमिलर हैं, बी और ए में 15 कैरेक्टर सिमिलर हैं, बी और सी में 10 कैरेक्टर सिमिलर हैं। इसका मतलब ए और सी सबसे ज्यादा नजदीक है। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? और कैरेक्टर्स में ज्यादा क्या देखोगे? तो डिसिमिलरिटीज अपने आप ही कम हो जाएंगी। पहले हमारे पास कैरेक्टर पढ़ने के लिए कितने थे? एक या दो। तो हम सिमिलरिटी एक या दो कैरेक्टर में देख रहे थे क्योंकि हमें नॉलेज ही इतना था। समझ रहे हो बात या नहीं? फिर आगे चल के जब हमारा नॉलेज बढ़ा तो हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को देखना शुरू किया। तो बताओ अपने आप में सिमिलरिटीज क्या हो गई? बढ़ गई। और डिसिमिलरिटीज क्या हो गई? रिड्यूस। क्लियर है बात या नहीं? अब बताओ नेचुरल क्लासिफिकेशन में भी दो याद करने हैं। एक तो याद करना है नोल फाइलोजेनेटिक, और एक याद करना है फाइलोजेनेटिक। बोलो अगर आप ग्रोस मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अगर उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखना शुरू कर दें, मतलब प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ अरेंज करें, तो क्या हो जाएगा? ये पढ़ क्या रहे हो वैसे? ये टॉपिक है क्या? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? तो ग्रुपिंग, अगर आप प्रिमिटिव ग्रुप को पहले और एडवांस ग्रुप को बाद में रखोगे तो ये हो जाएगा फाइलो। क्या हो जाएगा? फाइलो। और अगर आप ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और, लेकिन अगर कोई बंदा आके ये कहे कि मैं पहले मोनेरा पढ़ूंगा और फिर पढ़ूंगा प्रोटिस्टा और फिर पढ़ूंगा प्लांट, फिर पढ़ूंगा एनिमल, फंजाई तो मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, तो वो बंदा गलत है। बोलो वो नेचुरल फाइलोजेनी में जा रहा है या नॉन फाइलोजेनी में जा रहा है?
नॉन फाइलोजेनिक में जा रहा है, क्योंकि अगर वो उसी सीक्वेंस में पढ़ता जिसमें आप पढ़ते हो, मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी, और तो आप कह देते फाइलोजेनेटिक है। लेकिन अगर वो सीक्वेंस ऊपर नीचे कर रहा है तो आप दुखी ना होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि हर किसी की अपनी सोच है, अपनी सहूलियत है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब बात आती है कि व्हाट इज फाइलोजेनी। तो आप कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे हम बात करें बच्चे की, बोलो जाइगोट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? तो हम कहते हैं कि जाइगोट हमें मिलता है किसमें? एल्गी में मिला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम जाइगोट बना सकते हैं। लेकिन जब हम किसमें आए? नहीं, इसके बाद ब्रायोफाइटा में। एल्गी के बाद कौन है? तो बोलो ब्रायोफाइटा में जाइगोट तो था ही, साथ में कौन आ गया? फिर बोलो इसमें एम्ब्रियो तो था ही, साथ में कौन आ गया? वेस्कुलर बंडल। बोलो वेस्कुलर बंडल तो था ही, साथ में कौन आ गया? सीड। तो बोलो जिम्नो। बोलो सीड तो था ही, साथ में कौन आ गया? फ्लावर। तो क्या बन गया? मतलब पुराना करेक्टर तो था ही, पुराना करेक्टर तो, और नए करेक्टर और आ गए, नए करेक्टर, नए करेक्टर और आ गए। सही है बात या नहीं? मतलब करेक्टर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो हमने कहा एम्ब्रियो में सिर्फ क्या था, सॉरी एल्गी में सिर्फ क्या था? ब्रायो में जाइगोट के साथ आ गया, टेरिडो में जाइगोट था, एम्ब्रियो था, और साथ में जिम्नोस्पर्म में बोलो जाइगोट था, एम्ब्रियो था, वेस्कुलर बंडल, और बोलो एंजियोस्पर्म के अंदर ये सारी बातें थी ऊपर वाली, और साथ में क्या बन गया? सही है बात या नहीं? तो आप एक स्टेप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा जा रहे हैं। यस और नो? बोलो अगर पर्टिकुलर आप एक स्टेप की बात करो, सिर्फ एक स्टेप की, पर्टिकुलर एक स्टेप की, बोलो जहां मैं खड़ा हूं सिर्फ उसी को पढ़ूंगा। सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो बोलो मैं पहले पहले सीढ़ी पे आया, एल्गी, मैंने सिर्फ क्या पढ़ा? सही है। फिर मैं गया ब्रायो, दूसरी सीढ़ी, मैंने सिर्फ क्या पढ़ा? मैं यहां कोई इवोल्यूशन नहीं देख रहा, सिर्फ पर्टिकुलर एक स्टेप की स्टडी कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक, इसे कहते हैं जीनियोलॉजी। क्या कहते हैं? लेकिन पहले मैं पहले स्टेप पे था, एल्गी पढ़ा मैंने, फिर मैं दूसरे स्टेप पे गया, ब्रायो पढ़ा मैंने, लेकिन ब्रायो पढ़ते टाइम मैंने ये भी कंपेयर किया कि एल्गी से ब्रायोफाइट में क्या चेंज आए हैं, क्या क्या फिर मैं आगे किसमें गया? तो यहां पहले मैंने क्या पढ़ा? टेरिडोफाइटा पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने इसको कंपेयर किया कि एल्गी और ब्रायो की कंपेयर में इसमें, बोलो अगर सिर्फ आप स्टेप पढ़ो तो जीनियोलॉजी, और अगर आप स्टेप के साथ चेंज भी पढ़ो तो फाइलोजेनी। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप स्टेप नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप इवोल्यूशन नहीं समझ सकते। भाई आपने टेरिडोफाइट पढ़े ही नहीं, टेरिडोफाइट के कैरेक्टर आपको पता ही नहीं, तो आपको पैसे कैसे पता चला कि वो एडवांस है? जादू से। इसका मतलब स्टेप की स्टडी करना कंपलसरी है, कि पहले आपने किसको पढ़ा? स्टेप को, और फिर अगले स्टेप में पिछले स्टेप की कंपेयर में चेंज देखा। तो बोलो स्टेप भी पढ़ना जरूरी है स्टेप के साथ। तो बोलो जब स्टेप और चेंज दोनों देखे जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और फाइलोजेनी में ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ रखा जाता है, हाँ या ना? तो प्लांटिंग किंगडम में सबसे सिंपल, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो? इसका मतलब हम अच्छे कैरेक्टर्स को एक्वायर करते जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने ये बात बोली है, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते आपको ये बात बताया कि भाई जो पहले कैरेक्टर थे वो तो है ही, हाँ। बोलो अगर वो कैरेक्टर काम के नहीं होते तो गायब हो जाते। मुझे बताओ क्या एम्ब्रियो एल्गी में बन रहा है? नहीं बन रहा ना, लेकिन जाइगोट बन रहा है। और ब्रायो में जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, टेरिडो में भी एम्ब्रियो है ना, और जिम्नो भी एम्ब्रियो है। मतलब वो लोग पुराने कैरेक्टर तो चले आ रहे हैं और नए कैरेक्टर एक्वायर हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और ये जो चेंज है यही क्या है? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव टू एडवांस जब आप अरेंज करते तो क्या बोलोगे? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और अगर आप फाइलोजेनिक बोलो तो फिर क्या हो जाए? आपको देखनी है क्या? ग्रोस मॉर्फोलॉजी। क्या देखनी है? क्या देखना है?
और ग्रोस मॉर्फोलॉजी में आपको देखने हैं प्लांट के कैरेक्टर। क्या देखने हैं? प्लांट के। देखो भाई, कैरेक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बोलो। एक तो होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, क्या होते हैं, और एक फ्लोरल कैरेक्टर्स बोल दो, या फिर बच्चे आप इनको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बोल दो। क्या बोल दो? फ्लोरल बोल दो या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बोल दो। सही है बात या नहीं? तो बोलो, हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में ये दोनों तरह के कैरेक्टर पढ़ेंगे, फ्लोरल भी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव भी पढ़ेंगे। सही है बात या नहीं? लेकिन हम क्लासिफिकेशन के टाइम पर, बोलो, ज्यादा वेटेज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, फ्लोरल कैरेक्टर्स को देंगे। ज्यादा जो वेटेज देंगे ना हम, किसको देंगे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, फ्लोरल कैरेक्टर को देंगे। पूछो क्यों? मोर स्टेबल है। हमने गोभी पढ़ी, ब्रासिका ओलेरेसिया, कितनी स्पीसीज, वैरायटी। आपको पता है तीनों वैरायटी का फूल एक जैसा ही है, तीनों एक ही फैमिली के हैं। फैमिलियां पढ़ी है मॉर्फोलॉजी में? पढ़ी है क्या? फैमिली में एक फ्लोरल फिगर बनता है, फ्लोरल फिगर बनता है ना। बोलो, फैमिली बदलती है तो फ्लावर बदल जाता है। तो बताओ, ब्रासिका ओलेरेसिया के तीनों जो गोभी है, ब्रासिका बोट्राइटस, ब्रासिका कैलोरापा और कैपिटुला, क्या ये एक ही फैमिली में? तो क्या तीनों का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम एक ही है? इसका मतलब इनके फ्लावर में कोई चेंज, इसीलिए एक ही स्पीसीज है। इसीलिए तो बोलो, क्या होता है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती है ना, तो प्लांट पहले अपने वेजिटेटिव कैरेक्टर में चेंज जल्दी लाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में चेंज। तो बताओ, अगर वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर को हमें स्टडी करना हो या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को हमें स्टडी करना हो, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कैरेक्टर कौन से होते हैं? कौन से? आज अगर ब्रासिका ओलेरेसिया अलग अलग तीन एनवायरमेंट में ग्रो कर रहा है, तो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरल कैरेक्टर तो सेम ही चल रहे हैं ना। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? ब्रासिका ओलेरेसिया का जो अपना खुद का फ्लोरल फॉर्मूला चल तो वही रहा है। तो वही बात है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टर की कंपेयर में ज्यादा। इसलिए हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में जब क्या देखते हैं, तो उसमें हम कैरेक्टर वेजिटेटिव भी पढ़ते हैं और रिप्रोडक्टिव भी पढ़ते हैं, और ज्यादा वेटेज हम किसको देते हैं? अगर हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर भी कोई स्टेबल मिल जाए और हमें कोई सेक्सुअल कैरेक्टर भी स्टेबल मिल जाए, तो हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? हाँ, अगर हमें कोई सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छा नहीं मिल रहा, तो हमारी मजबूरी है कि हम किसी स्टेबल वेजिटेटिव कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर की कंपेयर में अगर कोई सेक्सुअल कैरेक्टर मिल रहा है ना बच्चे स्टेबल, तो हम प्रायोरिटी ज्यादा किसको देंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। इनमें से फाइलोजेनेटिक में हम क्या करते हैं भाई? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं और हर स्टेप के साथ चेंज देखते हैं कि क्या एडवांस हुआ है। आपने ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है? उसमें ना एक डायग्राम है पूरे पेज पे, है ना, ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें यहाँ प्लांट है। इकोलॉजी में अलग है, वो तो इकोसिस्टम का है, उसमें तो जाल सा बन रहा है। वो नहीं, मैं बात कर रहा हूं किसमें? इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जब जा रहे हो आप, ऑर्गेनिज्म लिखो हुए अलग अलग लेवल पे, है ना। बताओ, जब ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ अरेंज करते हैं, तो बनने वाला जो ग्राफ होता है, ये पूरा जो डायग्राम बनता है ना, चार्ट, इसको क्लेडोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ अरेंज करना। ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ, और अरेंजमेंट के बाद जो आपको जो मिलता है बच्चे, पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट, उसको क्या कहते हैं? तो बताओ, क्लेडोग्राम फाइलोजेनेटिक में बनेगा या नॉन फाइलोजेनेटिक में? किसमें बनेगा? इसीलिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? क्योंकि अगर आप फाइलोजेनिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्लेडोग्राम बनेगा कि आप पहले प्रिमिटिव रखोगे, फिर एडवांस रखोगे, फिर उससे एडवांस रखोगे, फिर उससे एडवांस रखोगे। समझ रहे हो बात या नहीं? तो आप बताएं कि अगर आप क्लासिफिकेशन कौन सा कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं क्या, तो आप क्लेडोग्राम तो बन ही जाएगा ना आपका। आप एल्गी अरेंज करो, फिर ब्रायो अरेंज करो, फिर टेरिडो अरेंज करो, फिर जुम्नो अरेंज करो, फिर एंचो, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जा रहे हो आप। तो
और जब अरेंज करोगे तो बनने वाला जो फ्लो चार्ट होगा वो क्या है? तो बोलो अगर क्लैडोग्राम बन गया तो इस क्लासिफिकेशन का नाम, तो बताइए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज आल्सो नॉन एज। क्लियर है बात या नहीं अच्छे से? और हम फॉलो करते हैं आर एच विटेकर को। किसको? वो कह रहा है मोनेरा, फिर 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 और लास्ट में। तो बताओ ये प्रिमिटिव से क्या चल रहा है? तो उनका क्लासिफिकेशन कैसा है, नेचुरल में कैसा है? जेनेटिक्स कौन बोल रहा है भाई? और नहीं को बोला है इधर से फाइलोजेनेटिक्स। जेनेटिक्स अलग चीज है, टिक्स अलग है, टिक अलग है ना? चले भाई, हम भी, मैं समझ गया हूं, अभी जेनेटिक्स शुरू हो गई तो इसलिए जेनेटिक्स का भी फील आएगा, आना भी चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें मिक्स नहीं करना है अपने को। बढ़े भी आगे। तीसरा क्लासिफिकेशन बोलो, चौथा बोलो न्यूमेरिकल, कंप्यूटर बेस्ड। बोलो सबसे आसान क्लासिफिकेशन यही है, सबसे आसान यही है। पूछो क्यों? याद नहीं करना पड़ता। हाँ, आप बोलो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पढ़ो, सारे करेक्टर कंप्यूटर में टाइप कर लो, याद करने की जरूरत, बस आपका कंप्यूटर खराब नहीं होना चाहिए। मोबाइल लैपटॉप कुछ भी आपके पास है ना, टैबलेट वगैरह जो भी है, उसमें आप सारे करेक्टर रख के बैठे हो, टैक्सोनॉमिस्ट हो आप, सबके करेक्टर जितने भी आपने ढूंढे वो सारे आपने लिख रखे हैं। आपको करना क्या है? उसमें बोलो एक सर्च बटन होता है, सही है ना? उसमें बस करेक्टर लिखना है, उस करेक्टर के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सारे आपके सामने एक लाइन में आ जाएंगे। तो हमें याद नहीं करना, बोलो कंप्यूटर को याद करना है। तो सबसे आसान कौन सा? सबसे आसान कौन सा? लेकिन फिर भी हम इसको फॉलो नहीं करते। फॉलो करने वाले करते ही हैं। पूछो कैसे भी? अब देखो भाई, मैं एक टैक्सोनॉमिस्ट हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ बायोलॉजी का, सिंपल सी बात है, अभी बहुत कमियां हैं। तो मैं एक क्या हूँ, टैक्सोनॉमिस्ट हूँ फॉर एग्जांपल, है ना? तो जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अकेला तो काम कर नहीं सकता, मेरी एक पर्टिकुलर टीम तो होगी। और आजकल मैं एडवांस हो गया हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम के साथ साथ बदलते गए तो हमने अपने साथ कंप्यूटर वाले दो चार बंदे रखे। मैं कहता हूँ मेरी एक पूरी टीम है, उस टीम में कंप्यूटर वाले बंदे भी हैं। अब वो बंदा कंप्यूटर का नॉलेज लेके आया मेरे पास, बायोलॉजी का नहीं, लेकिन उसको भी मैंने बायोलॉजी सिखा दी। मैं लिख के दे देता हूँ पन्ने पे, भाई ये सारे चढ़ा दे, वो सारे करेक्टर चढ़ा देते, वो तो नहीं जानता ना। अब मैं उसको अगले दिन क्या कहता हूँ, जा भाई एक ना वो सारे प्लांट निकाल के ला जिनमें सीड प्रेजेंट है, जिनमें सीड, वो बायोलॉजी का बंदा तो नहीं है ना, वो जाके कंप्यूटर में यहाँ पे क्या लिखेगा, सीड प्रेजेंट, वो सारे प्लांट खोल देगा उसमें और ला के दे देगा कि लो सर। उसको नहीं पता कि कौन सा जिम्नो कौन सा एनजीओ, उसके हिसाब से तो सारे प्लांट एक जैसे ही है। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? तो बोलो एक करेक्टर के बेसिस पर आपने सारे वो निकाल लिए ऑर्गेनिजम्स, हाँ या ना? तो बोलो यहां भी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को इक्वल वेटेज मिल गया। सही है बात या नहीं? और ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो फिर यहाँ तो इक्वल वेटेज मिल गया, तो फिर गड़बड़ होगी ना क्लासिफिकेशन में। तो इस हिसाब से तो उस बंदे ने जो लिस्ट मुझे निकाल के दी है उस हिसाब से जिम्नो और एनजीओ में कोई फर्क ही नहीं है। और अगर मैं उसको कह देता ना कि जा ऐसे प्लान सारे निकाल के लिया लिस्ट में पूरे जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो बोला ये लिस्ट और लंबी हो जाती। फिर उसके लिए ब्रायो से लेके एंजियोस्पर्म तक सारे प्लांट एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है उसके लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि भी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है सबसे आसान। पूछो क्यों? जो बायोलॉजी का बंदा नहीं है ना वो भी निकाल लाएगा प्लांट से, आपको करेक्टर बताना है बस उसको। सही है बात या नहीं? लेकिन गड़बड़ क्या है, इक्वल वेटेज दे दोगे आप। समझे बात या नहीं? हाँ ना तो बोलो, पक्का ना? अच्छे से बढ़े फिर आगे। मास्टर हूं मेरे भाई मैं, तो थोड़ी सी डिग्निटी तो मेंटेन कर, है ना? दोस्त थोड़ी हूं तेरा, कह रहा धूम धड़ाके से। हाँ यार, तो मजाक कर मेरे साथ लेकिन ऐसे मत कर। मुझे तो मतलब थोड़ा सा फील भी तो आए ना कि मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चा मेरी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, इससे थोड़ी रिस्पेक्ट थोड़ी झलक रही है वो। समझ मेरी बात? हमारे वाले मास्टर ना हमें ऐसी बात होने पे भाई, हाँ भाई, लीलाधर मास्टर था हमारा, एक इंग्लिश पढ़ाता था मुझे, बहुत सही टीचर थे। सबसे ज्यादा पीटा उन्होंने मेरे को आज तक। इंग्लिश के थे ना फिर। हाँ चलो, हाँ बेटा, नहीं नहीं,
सरदार और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंग्लिश सिखाने वाले सेंटर जो है पंजाब पे है, नॉर्थ में। सही में हर जगह बोर्ड है वहां पर कि इंग्लिश 90 दिनों में सीखो, सीखता कोई नहीं। चलो भाई, हाँ हाँ 3-3 साल लगा देते हैं वो सिर्फ ये सीखने में, इंग्लिश बोलनी कैसे और सुननी कैसे, समझनी कैसे। बहुत लेट समझ में आया कि भाई कुछ नहीं है, वर्ब वर्ब हम क्या फंस जाते हैं टेंस के फेर में, उससे बाहर निकलना है, बस मतलब निकलना चाहिए लाइन का, वही सही इंग्लिश है। चलो, हम जब वो क्या करता है करती है वाले में फंस जाते हैं कि भाई इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, वहां गड़बड़ हो जाती है बस। चलो आओ इधर आओ, बोलो अभी तक जितना भी हमने काम किया, जितना भी काम किया, देखो पढ़ाई करते हैं अपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भाई हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया बच्चे, फिर हमने, और फिर क्लासिफिकेशन किया। सही है बात या नहीं, यस और नो। अब हम कह रहे हैं कि जब भी हमने तीनों काम पूरे कर लिए, तीनों काम पूरे कर लिए, अब लोगों को कैसे पता चले कि भाई मैंने प्लांट ढूंढा, तो बोलो कोई एविडेंस तो रखना पड़ेगा ना, हाँ या ना। उस एविडेंस में एक एविडेंस है, बोलो हर्बेरियम। बोलो जब भी आप क्लासिफिकेशन करो ऑर्गेनिजम्स का, आप स्टडी करो टैक्सोनॉमी के अंदर, तो आपको क्या बना के रखना है, क्या बना के रखना है, हर्बेरियम बना के रखना है। हर्बेरियम, बोलो हर्बेरियम एक कागज की शीट है जिसकी चौड़ाई 11.5 इंच और लंबाई 16.5 इंच है। ठीक है, आप जिस भी प्लांट को स्टडी करते हो उसको उखाड़ो, पूरा प्लांट, रूट और शूट सिस्टम कंप्लीट, और फ्लावर है तो वो भी ले लो साथ में, नहीं है नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो बिना फ्लावर के, उसे सुखाओ, सुखाओ और सुखा के इस पे चिपकाओ, गीला चिपकाओगे तो कागज खराब कर दोगे, सुखाओ और फिर सुखा के चिपकाओ, जिसमें लीफ सही से दिखनी चाहिए, उसका वेनेशन कैसा है, स्टेम का लीफ पे अरेंजमेंट का फाइलोटैक्सी पता चलना चाहिए, फूल है तो फ्लावर का अरेंजमेंट पता चलना चाहिए, जड़े हैं तो वो सब पता चलनी चाहिए, यहां पर चिपकाना है आपको प्लांट। ठीक है, चिपका लिया। अब बताओ इस प्लांट के बारे में, आपको यहां पर जिस एरिया में आपने ढूंढा है वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसका जनरल नेम, और जो नेम आपने दिया है बायोलॉजिकल नेम वो, और साथ में इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है। और क्लासिफिकेशन आप किंगडम नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन डिवीजन से लेकर फैमिली तक लिखना जरूरी है आपके लिए। किंगडम तो अब हर्बेरियम में तो प्लांट का ही बनता है, एनिमल तो चिपकाता नहीं हर्बेरियम पे, तो किंगडम तो प्लांट ही हुई है, नहीं क्या, लेकिन डिवीजन से फैमिली तक लिखना है। तो बच्चा कहता है जीनस और स्पीसीज, वो तो बोलो हमने नाम लिख दिया ना, जो बोटेनिकल नेम लिखा है उसके अंदर जीनस स्पीसीज तो आ ही गए। सही है बात या नहीं, तो बोलो फैमिली तक का क्लासिफिकेशन लिखो आप, और थोड़े बहुत इसके जनरल कैरेक्टर जो कि आपको इसी में दिखे वो यहां पर मेंशन कर दो। तो इससे क्या है कि एक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी प्लांट के बारे में। अब सोचो आज से पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, भी आज हम इतनी सारी स्टडीज कर रहे हैं साइंस के अंदर कि ये होता है वो होता है, ऐसे फोटोसिंथेसिस चलता है, ये चलता है, रॉबर्ट हिल ने ये बताया, फलाने साइंटिस्ट ने ये बताया, पढ़ते हो ना, कैसे पढ़ पाते हो आप? अगर जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो मेंडल को आपने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा, तो कैसे कहा, बोलो उन्होंने जितनी भी स्टडीज की वो लोगों के सामने रखी और उनको रिटर्न एविडेंस दिया उन्होंने ऐसे लिख के। सही है ना, तो ऐसे बोलो जो भी आज तक ढूंढा गया है प्लांट, उसका एविडेंस किस फॉर्म में है, हर्बेरियम के फॉर्म में। बोलो ये एक क्विक रेफरेंस सिस्टम है, क्या है एक, इससे आपको प्लांट के बारे में सारी जानकारी लगभग इसी से मिल जाती है, एक पन्ने से। इसमें आपको प्लांट दिख जाएगा फिजिकल फॉर्म में, उसका क्लासिफिकेशन दिख जाएगा, उसके जनरल कैरेक्टर दिख जाएंगे, उसका बोटेनिकल नेम आपने जो दिया वो दिख जाएगा, और जनरल नेम जो एरिया में चलता है वो भी पता चल जाएगा जहां पर ये डिस्कवर हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात? तो बोलो क्विक रेफरेंस सिस्टम है कौन। अब आप देखो बच्चों की, अगर आपने कोई प्लांट डिस्कवर किया है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने कोई प्लांट तो करोगे तो पर्टिकुलर एरिया में ही। और मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे की जो प्लांट्स की डिस्कवरीज होती है हमेशा एरिया वाइज होती है, हैबिटेट वाइज होती है, क्योंकि अलग हैबिटेट में अलग कैरेक्टर आते हैं। सही है बात या नहीं? अब आपने क्या किया, कोटा के अंदर रह रहे हो, आपने प्लांट डिस्कवर किया और उसका क्या बना लिया, अब आप इस हर्बेरियम को लोकल कोटा के हर्बेरियम से मैच करवाओ। सही है, अगर आपको कोटा के हर्बेरियम में ये प्लांट, तो चेहरा थोड़ा खिलेगा कि भाई यहां नहीं है, मैंने ढूंढा। फिर आप जाओ राजस्थान लेवल पे, और बड़े लेवल पे आ जाओ, ब्रॉड करो अपने आप को और पूरे राजस्थान का हर्बेरियम चेक करो, और जब राजस्थान का हर्बेरियम आपने चेक किया तो वहां पर भी ये प्लांट,
सही है। फिर और ब्रॉड जाओ, बोलो इंडिया लेवल पे आएंगे। इंडिया में जितने भी 4 बड़े हर्बेरियम हमारे पास, उन चारों को हमने पढ़ा देखा, तो वहां पर भी ये प्लांट। फ्लाइट पकड़ो सीधे पेरिस, दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम वही है ना? क्या? म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम। वहां लेके जाओ और जमा करवाओ, वो आपका हर्बेरियम रखेंगे, आपसे जानकारी लेंगे, आपके बारे में पूछेंगे और आपको एक रिसिप्ट बना के दे देंगे कि लो भाई, अगर कुछ हुआ और ये हर्बेरियम ऐसा प्लांट अगर हमारे यहाँ पर सिस्टम में नहीं हुआ, तो मैं 6-7 महीने 1 साल का टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दिन में चेंज नहीं हो पाएगा, पता नहीं चल पाएगा। पूछो क्यों? प्लांट कितने डिस्कवर हुए हैं, हर्बेरियम कितनी थी? आज से 4 साल पहले डाटा पढ़ा था मैंने, 88,88,000, 88,88,000 हर्बेरियम पेरिस में, म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री में। प्लांट कितने डिस्कवर हुए, हर्बेरियम कितने हैं? सही है बात या नहीं? तो उन सबके साथ मैच कर रहे हैं ना उस डाटा को जो आपने भेजा, और अगर वहां पर नहीं मिला तो साल, 1.5 साल, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल बाद आपको फोन आ जाएगा, मेल आ जाएगा, जो भी आप वहां देके आओ अपने कनेक्टिविटी का नंबर, तो कहते हैं कि भाई आ जाओ, क्रेडिट ले जाओ। समझ रहे मेरी बात या नहीं? अब अगला क्वेश्चन काउंटर करो, प्लांट तो 5 लाख ही है, हर्बेरियम इतनी सारी है। तो मैं बताता हूं, एक तो पहले हर्बेरियम पुराने टाइम पे बनाई गई, वो प्लांट की कोई ना कोई बेचारे की बुनियाद तो होगी ना, कि इसके बाद तो मेरे को टच भी कर दे तो मैं तो घास हो जाऊंगा पूरा ही, हाथों हाथ मिट्टी बन जाऊंगा। ये प्लांट था आज से 50 साल पहले डिस्कवर हुआ था, और उसका हर्बेरियम वहां पड़ा है, और आज अगर मैं उसको हर्बेरियम को खोल के देखता हूं तो वो पूरा प्लांट तो वहां मिट्टी हो गया। तो बोलो उसके नई हर्बेरियम बना के रखी गई होंगी। दूसरा, एक ही स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटीज है। इंडिया में मैं कह रहा हूं ना कि बच्चे, मैंगो की 100 से ज्यादा वैरायटीज है, तो सोचो 100 से ज्यादा तो हर्बेरियम किसके हो गए? तो बोलो वैरायटीज के भी क्या बने, हर्बेरियम बने। समझ रहे बात या नहीं? तो ऐसी चीजें जुड़ती गई नहीं, और नई चीजें जुड़ती गई तो हर्बेरियम के नंबर बढ़ते गए। प्लांट डिस्कवर कितने हैं, तो वैरायटीज तो इससे भी ज्यादा होंगी ना इनकी। समझ रहे हो बात या नहीं? इसलिए नंबर बहुत ज्यादा है हर्बेरियम की, तो वो अपने को याद करने की जरूरत। मैं तो ये बता रहा हूं कि इसको क्योंकि रेफरेंस सिस्टम बोला क्यों गया भाई, तो भाई इससे क्या होता है कि आपको सब पता चल जाता है कि भाई आज तक ये जो करेक्टर आप बता रहे हो पहले कभी डिस्कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है बात या नहीं? अब दूसरा क्वेश्चन काउंटर करो। हर्बेरियम तो बना लिया हमने, लेकिन हर्बेरियम तो उसी की बनेगी ना जिसका साइज इतना होगा। अब अगर कोई बड़ा पौधा होगा, बड़ा पेड़ होगा, तो उसका क्या करें? बोटानिकल गार्डन बनाओ। बोलो जिनका हर्बेरियम नहीं बनता उनके बोटानिकल गार्डन होते हैं, उनके एरिया वाइज बोटेनिकल गार्डन होते हैं, उनके ही नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको ग्रो करवाया जाता है। और उन प्लांट्स को जो मेंटेन करते हैं, जो संभालते हैं, बोलो वो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में जो टॉप पोस्ट पे होते हैं वो कौन होते हैं? और उनको वहां के क्यूरेटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरेटर्स। याद करना है ये टर्म आपको, क्या? क्यूरेटर्स। बोटेनिकल गार्डन जो उनके ही नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को अरेंज करवाते हैं। कई बार आप सिटी विटी में कहीं घूमने जाते हो इधर इधर, तो पता चलता है ना कि वहां घूमने के लिए, देखने के लिए एक बोटेनिकल गार्डन भी है, और लोग जाते भी है देखने के लिए। और बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि प्लांट्स की इंफॉर्मेशन होती है आपके पास। जो प्लांट होता है ना उसके सामने वो तख्ती, एक बोर्ड लगा देते हैं जिसपे प्लांट का वो नाम भी लिखते हैं, ये भी बताते हैं कि इसको यहाँ क्या कहते हैं। और अच्छा अरेंज है तो उसका थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर भी लिखे होते हैं। और अगर छोटा मोटा बोटेनिकल गार्डन तो नाम लिख देते हैं, बस काम हो जाता है, बाकी जानकारी वो अपने पास रखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो बोलो जिनका तो हर्बेरियम बन सकता है वो तो हर्बेरियम हो गया। अब जिनका हर्बेरियम, वहां फिर उनके लिए क्या करेंगे हम? बोटेनिकल गार्डन में उनको रखेंगे कि भाई ये प्लांट। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? अब जैसे बोटेनिकल गार्डन में आओ या एक पर्टिकुलर एरिया में जाओ, जैसे आप राजस्थान में आ गए तो राजस्थान का बोटेनिकल गार्डन आप देख रहे हो, सही है? समझ रहे हो? तो बोलो फिर बात आती है कैटालॉग, मैनुअल, फ्लोरा और मोनोग्राफ। ये जो चारों बुक्स हैं, कौन कौन? ये किताबें हमेशा हैबिटेट बेस्ड है, मतलब क्या है? एरिया वाइज। आप इन किताबों को जब भी पढ़ोगे ना, आपको कहा जाता है इन्हें पर्टिकुलर एरिया, इन्हें पर्टिकुलर एरिया, इन्हें पर्टिकुलर। आप अभी हो कहां? चलो मनाली चलते हैं घूमने। सही है बात या नहीं? खुश हो गए देखो। चलो चलो चले गए आप लोग, अब मनाली बैठे हैं अपने, ठीक है, ऊपर पहाड़ पे हैं। तो यहाँ आपको पता चला कि वो बोटेनिकल गार्डन है भाई,
यहाँ पे कोई बोटेनिकल गार्डन है, देखो ठंड लगने लगी ना आपको। चलो तो इस, हाँ इधर आओ इधर आओ, यहां पता चला कि बोटेनिकल गार्डन है, सही है। अब गार्डन में प्लांट बहुत सारे हैं। अब आपको ये पता करना है कि यार ये हिमाचल का जो एरिया है ना, ये वाला जिस जगह पे मैं हूं, इस एरिया में आज तक कौन कौन से प्लांट डिस्कवर हुए, कौन कौन से प्लांट, कौन से साइंटिस्ट ने किए, और उन्होंने इस पे किताब कौन सी लिखी, और उस बुक का टाइटल क्या था, और बुक को पब्लिश किसने किया था। प्लांट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, प्लांट के बारे में, लेकिन प्लांट तक पहुंचने की जानकारी है कि इस एरिया में आज तक कितने प्लांट डिस्कवर हुए हैं। ये होटल के मेन्यू की तरह है, वो भी कैटलॉग ही होता है। सारा खाना किचन में बनता है, लेकिन टेबल पे आपको पता होता है कि यहाँ क्या क्या बनता है, नहीं क्या। और जिनके वो अच्छे से मतलब बनाते हैं अच्छे से शेफ, वो कहते हैं शेफ स्पेशल, होटल स्पेशल या बेस्ट सेलर, वो और लगा देते हैं साथ में मेन्यू के ऊपर। तो बोलो मेन्यू कार्ड है, जैसे होटल का मेन्यू कार्ड होता है ना, वैसे कैटलॉग है। और मेन्यू कार्ड 4 या 5 पन्नों का, वो भी सुंदर सुंदर डायग्राम बना के तब, और बोलो एक ही लिस्ट में अगर मेन्यू हो तो एक पन्ने में खत्म हो जाए, नहीं क्या। ये कैटलॉग है। बोलो पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट डिस्कवर हुए, उस प्लांट को किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद उसके बारे में जानकारी कौन सी किताब में लिखी, उस किताब का टाइटल क्या है, और किताब को पब्लिश किसने किया। भाई आपको अगर टाइटल पता है तो आप मार्केट से खरीदो, मार्केट में नहीं मिल रही तो साइंटिस्ट अगर आपका जानकार है तो वहां से ले आओ, अगर दोनों चीजें नहीं मिल रही तो पब्लिशर को कांटेक्ट कर लो। सही है बात या नहीं। तो जानकारी मिलती है सिर्फ ये कि पर्टिकुलर एरिया में, बोलो बोलो, कौन कौन से प्लांट्स डिस्कवर हुए हैं, किसने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने उस पर बुक कौन सी लिखी, मतलब बुक का टाइटल क्या है, और उसका पब्लिशर कौन है। ये जानकारी आपको वहां के एक पर्टिकुलर एरिया के किससे मिलेगी, कैसा मिलेगी, कैटलॉग से। क्लियर है बात या नहीं। अब आप वहां के किसी एक बोटेनिकल गार्डन में गए घूमने के लिए, पता चला कि इस बोटेनिकल गार्डन में जो क्यूरेटर्स हैं कौन है, उन्होंने लगभग 500 प्लांट्स को मेंटेन कर रखा है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। उन्होंने कहा कि भाई इस एरिया में ना ये प्लांट होते हैं, उगते हैं, और उनको उन्होंने लगभग 500 अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्लांट की उन्होंने मेंटेन कर रखी है। अब आप क्या पार्क घूमना चाह रहे हो, एक तो बात, दूसरा आप ऑलरेडी टेक्सोनोमिस्ट हो और आपको जानकारी है, तो आप ये जानकारी लेना चाहते हो कि इस पार्क में कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सही है बात या नहीं, कौन कौन से, उनका, और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी, ज्यादा नहीं, बस आपको ये पता चल जाए कि प्लांट कौन कौन से। तो बोलो प्लांट्स, 500 प्लांट की जो लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग 500 प्लांट्स की, ये जो एक बोटेनिकल, ये मैनुअल है, ये क्या है, मैनुअल है। समझ गए बात या नहीं अच्छे से। अब आपने वहां के क्यूरेटर को कहा भी मेरे को मैनुअल दे दो, उन्होंने कंप्यूटर में टाइप किया, प्रिंट करके आपको मैनुअल उस बोटेनिकल गार्डन का पकड़ा दिया। अब आप उसमें पढ़ना शुरू किया, आपने ये भी है, ये भी है, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने वहां भी देखा था, ये भी है, ये तो मैंने वहां भी देखा था, ये भी मैंने वहां भी देखा था। अब कोई प्लांट आपके दिमाग में जचा हुआ है कि यार ये प्लांट है ना, जो ये वाला प्लांट, ये मैंने कहीं देखा नहीं, पहले बस एक ही बार दिखा था ये वाला प्लांट, एक्स प्लांट कोई भी आपके दिमाग में है कि भाई बाकी सारे प्लांट तो यहाँ भी देखा, वहां भी देखा, रहे तो नॉर्मली मिल जाता है, ये तो बहुत बार देखा हुआ है, ये तो बहुत बार, ये प्लांट यहाँ भी है, इतने सालों में आज तक नहीं मिला, यहां भी है। 500 की लिस्ट में ना 300 नंबर पे था वो, कितने पे था, दोबारा क्यूरेटर के पास जाओ और उसको बोलो कि भाई 300 नंबर का फ्लोरा दे दे, 300 नंबर का फ्लोरा दे दे। तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, पर्टिकुलर एरिया में, एक स्पीसीज के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको किसमें मिलती है, पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट है उनके बारे में जानकारी, और जितने भी प्लांट आज तक डिस्कवर उस एरिया में हुए और उस पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनकी जानकारी। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं। यहां ये तो जरिया है उस एरिया को जानने का, ये जरिया है उस बोटेनिकल गार्डन में सभी प्लांट्स को जानने का, ये जरिया है पर्टिकुलर एक प्लांट को जानने का। समझे बात या नहीं। पढ़ के देखो तीनों को, देखो कैटालॉग, मैनुअल, फ्लोरा पढ़ो, और तीनों पर्टिकुलर एरिया में ही है।
ऑफ प्लांट, फ्लोरा में ऑफ प्लांट। अब मैनुअल क्या कह रहा है, प्लांट स्पीसीज के बारे में, पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज हैं, समझ रहे हो बात या नहीं। और कैटालॉग में वो सारी जानकारी मिलेगी जो मॉड्यूल में है बेटा, कैटालॉग। भी कौन सा एरिया, किस एरिया में कौन कौन से प्लांट है, किस किस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, बस ये जानकारी आपको किससे मिल रही है। और एक एरिया में पर्टिकुलर कौन कौन सी स्पीसीज ग्रो कर रही है, ये कहां से मिल रहा है। और पर्टिकुलर एक प्लांट के बारे में जानकारी फ्लोरा से। फर्क इतना सही है बस। क्लियर है बात यहां तक अच्छे से। बोलो मोनोग्राफ एक टैक्सॉन पे लिखा दिया, लास्ट लाइन है कि मोनोग्राफ रिटन ऑन ए, एक ऐसी बुक जिसमें सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में जानकारी है। अब पूछो टैक्सॉन क्या है, वो तो अभी पढ़ाया नहीं मैंने, बताता हूं, वेट करो, वो तो पढ़ाऊंगा मैं। चले भाई, यहां तो कोई दिक्कत, समझ आया ना, कैटलॉग मैनुअल फ्लोरा पक्का ना। अब रटना मत इसको। चलो जी, टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात चल रही है तो मैं दो बच्ची है वो भी कंप्लीट करवा ही देता हूं, फिर कैटेगरी की तरफ आते हैं अपने। ठीक है, एक तो देखो मैंने आपको बताया हर्बेरियम, एक बताया बोटेनिकल, ये तो हो गई प्लांट्स के बारे में। बोलो अगर एनिमल्स को स्टोर करना है, मतलब संभाल के रखना है, तो बोलो जूलॉजिकल पार्क्स। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जूलॉजिकल पार्क का मतलब ये कभी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स हैं, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, बोतल में या पिंजरे में बंद करके नहीं। तो जूलॉजिकल पार्क में रखा किसको गया है, लेकिन उनके नेचुरल, तो इसका मतलब वहां प्लांट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है बात या नहीं। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूजियम। देखो इकोलॉजी पढ़ी है आपने, अरे जिंदगी में नहीं पढ़ी कभी। हाँ सब आता है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ ना बच्चे, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई ऐसी चीज ही नहीं है। 11 12 की एनसीईआरटी दो तो किताबें पतली पतली सी यार, सब आता है। दिक्कत पता है कहाँ है, कॉन्फिडेंस में, वो नहीं आ पाता। नहीं समझ रहे मेरी बात आप। नहीं तो यार एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये दो किताबें छोटी छोटी नहीं पढ़ी जाएंगी क्या, क्या बात कर रहे हो, नहीं समझ रहे मेरी बात आप। आता सब है, अब मैं टर्म्स बोलूंगा आपको याद आ जाएंगी चीजें। मेरे को ना मेरे घर पे जब मैं मतलब एलन से बाहर होता हूँ, क्लासरूम से बाहर होता हूँ, तब मेरे से कोई पढ़ाई के बारे में बात करे, मेरे को कुछ नहीं आता। कार चला रहा हूं मैं, समझो मेरी बात, और जा रहा हूं कहीं दूर, और मेरे को फोन आ जाए बच्चे का, तो मैं क्या कहूंगा, बेटा अभी गाड़ी चला रहा हूं, मैं बाद में बताता हूँ। पूछो क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कंसंट्रेशन मेरी कहाँ है। तो क्या मेरे को बायोलॉजी उस टाइम पे आती नहीं, आती है, लेकिन उस टाइम पे दिमाग बायोलॉजी वाला नहीं है। तो यही आपके साथ भी है, पढ़ाई जब करते हो ना तो कनेक्टिविटी पे आ जाया करो। बायोलॉजी सिर्फ कनेक्टिविटी का खेल है, जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है उसकी बायोलॉजी अच्छी है। बोलो एक्स सिटू इन सिटू, सुने इन सिटू, बोलो जहां ऑर्गेनिज्म है वहीं उसको रख लो, एक्स सिटू। तो बस हो गया ना, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क तो इन सिटू है। बोलो जहां थे उसी एनवायरनमेंट में उनको रख दिया कि भाई तेरे को संभालेंगे हम, लेकिन रह तो तेरे एनवायरनमेंट में ही, लेकिन तुझ पे कंट्रोल हमारा है। दूसरा वहां से उनको पकड़ के ले आओ, मारो और बोतल में पैक करके रख दो, म्यूजियम हो गया। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो बोलो स्कूल की एक लैब, कॉलेज की एक लैब, यूनिवर्सिटी की एक लैब, म्यूजियम ही तो है। सांप कोबरा अब जिंदा तो देख नहीं सकते, तो लोगों को कैसे दिखाएं, बच्चों को कैसे उसके बारे में जानकारी दें। तो मरे हुए सांप को फॉर्मेल्डिहाइड के 40% सोल्यूशन फॉर्मेलिन में स्टोर करके रख दिया, और उसके बारे में जानकारी लिख दी, और ये भी कह दिया कि भाई इसको देख लो। और आप उसको उठा के बढ़िया से स्पेसिमेन को घुमा घुमा के देख रहे हो, अच्छा ऐसा होता है क्या, ले रहे हो ना जानकारी, यस और नो। लेकिन जंगल में जाके तो ये एक्सिटू, ये म्यूजियम है ये। तो बोलो जब प्लांट्स को, एनिमल्स को डेड कंडीशन में हम स्टोर करके रखें और उनके बारे में स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे। तो बोलो ये सारे हमें एरिया वाइज जानकारी तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं,
बोटेनिकल गार्डन से हमें पता चलता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन से प्लांट्स हैं, जूलॉजिकल पार्क से पता चलता है कौन कौन से एनिमल्स हैं, म्यूजियम से पता चलता है कौन से प्लांट और कौन से एनिमल्स हैं, क्योंकि डेड कंडीशन में दोनों को रखा हुआ है एक म्यूजियम में। अब हर किसी को तो फॉर्मेलिन में रख नहीं सकते, बोलो स्टफिंग कर देते हैं। कबूतर, अब बच्चे को दिखाना है तो उसको क्या कर दिया, काट दिया, अंदर से सारा का सारा उसका मटेरियल, मरे हुए कबूतर को काट दिया और अंदर से सारा मटेरियल उसका बॉडी के इंटरनल ऑर्गन सारे क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, और उसमें क्या भर दिया, सूखी घास फूस और सिल दिया, फिर लगा के ना स्टार्च बढ़िया से बना के शेप गीली गीली और धूप में रख दो, सूखेगा तो कड़क हो जाएगा, उसी शेप में बना रहेगा हमेशा। ऐसा आप दूसरे बड़े एनिमल्स के साथ भी कर सकते हो। बोतल में क्यों पैक करके रखना है, स्टफिंग करके रखो। समझ रहे हो बात या नहीं? तो ये क्या हो गए, म्यूजियम। क्या हो गए, म्यूजियम। जब नेचुरल एनवायरनमेंट में रखोगे तो जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल, और जब वहां से निकाल के लाओगे तो म्यूजियम। जो भी मेरे को तभी जूलॉजिकल पार्क लगता है जब वो मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड ही ना हो तो जानवर ही बेचारा दुखी हो जाता है। नहीं क्या मैं कह रहा हूं ना, थिंकिंग का फर्क है। जूलॉजिकल पार्क ही होता है एक तरह से जू, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फील नहीं आ पाता कभी भी जू में, जो कि जूलॉजिकल पार्क में आता है। वहां तो आपको वो हट्टा कट्टा घूमता फिरता नाचता कूदता दिखेगा जानवर, जू में ऐसा नहीं होता। चलें भी आगे। हाँ है, जू भी एक जूलॉजिकल पार्क के बच्चे एक तरह से, वहां नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। कछुए के रखोगे तो कहां रखोगे, पानी में, तो नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हो, मार के तो नहीं रखोगे ना उसको। समझ रहे हो बात या नहीं? तो थिंकिंग बेस्ड है ये चीजें, लेकिन है हमारे लिए क्या, जानकारी देने के लिए टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब अगला जो टॉपिक है वो है कीज। क्या है, किसको, नहीं मैं कह रहा हूं जू, जू एक्स से 2 हो गया, वहां से तो मैं पकड़ के लाया और मैं नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। बोटेनिकल गार्डन इन सिटू, क्योंकि उसमें तो क्या है कि जो प्लांट है ना, अब तू सोच के एप्पल का पौधा मैं कोटा में ग्रो कैसे करवाऊंगा, नेचुरल एनवायरनमेंट में करवा ही नहीं सकता। तो जिस एनवायरनमेंट में जो प्लांट है वही ग्रो करवाना है, वो कैसा हो गया, इन सिटू। अब मैं कह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की, किसकी बात करते हैं, तो लाते हम एनिमल को और उसका नेचुरल एनवायरनमेंट उसको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लांट तो अपने इन सिटू में ही है ना। और जूलॉजिकल पार्क में किसके बारे में स्टडी कर रहे हो, एनिमल्स के बारे में। जूलॉजिकल पार्क है तो मतलब स्टडी किसकी हो रही है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहां सिर्फ एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी तो हैं। समझ रहे हो ना बात या नहीं? तो शेर पकड़ के लाया हूं मैं, जूलॉजिकल पार्क में रख रहा हूं, लेकिन पकड़ के कहीं और से लाया हूं, तो ये क्या हो गया, किसके बारे में, प्लांट के बारे में तो नहीं हुआ ना, मैं तो बॉटनी वाला हूं। चले भी आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, की। क्या है, की। की क्या है, बना चाबी है, शाबाश। टैक्सोनॉमिकल ऐड है तो की है क्या, चाबी है। मैं वही कह रहा हूँ, आप रट रखा है, स्टेटमेंट्स होती हैं, वो बातें सही है आपकी, पेयर होता है ये भी बात, मैं पूछ रहा हूँ की कीज क्या है। सब आता है ना तुम्हें, लेकिन ये पता ही नहीं कि की क्या है, की में होता क्या है सब पता है। बोलो, बुकलेट ऑफ द स्टेटमेंट्स। मैं ये पूछ रहा हूँ कीज क्या है, ये एक बुकलेट है जिसमें क्या है। अब पूछो स्टेटमेंट्स किसकी हैं, कैरेक्टर्स की, सारे कैरेक्टर है, बोलो उनके ट्रेट है, कैरेक्टर्स के ट्रेट क्या होते हैं, कैरेक्टर के 2 फॉर्म, बोलो रंग, काला गोरा, फ्लावर कलर, उसमें कलर बोल दो, बोलो येलो, ऑरेंज, रेड, ये वाले, ये क्या है, ट्रेट्स। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? बोलो हाइट, टॉल, ड्वार्फ, तो टॉल और ड्वार्फ हाइट के क्या हो गए, 2 ट्रेट हो गए। तो बोलो ट्रेट जो होते हैं वो कैरेक्टर की फॉर्म होती है, क्या होते हैं, तो बताओ बुकलेट ऑफ द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स कैरेक्टर्स की हैं, और कैरेक्टर के क्या लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, ट्रेट्स लिखे गए हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अभी पता सब है, बच्चों ने मिलकर ना सब ने मेरे को की समझा ही दिया पहले ही। कोई तो कह रहा है कि सर स्टेटमेंट्स हैं,
किसने कहा कि भाई स्टेटमेंट्स हैं? कोई कह रहे सर एनालिटिकल नेचर है, कोई कह रहे सर ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स है। तो बातें तो आपने सारी बता दी मेरे को, बस इनको सही तरीके से जताना है अपने को। तो क्या है भाई ये बुकलेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के भी क्या क्या है ट्रेड्स हैं। क्या है ट्रेड्स हैं, जिनसे हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि जो हमने प्लांट डिस्कवर किया है वो एप्रोप्रिएट कौन से ग्रुप में सेट होता है, कौन से ग्रुप में वो सेट होता है। ऑलरेडी जो पहले से ऑलरेडी डिस्कवर्ड होंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बुकलेट ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में किसके स्टेटमेंट है? कैरेक्टर के। कैरेक्टर के क्या लिखे हुए हैं? तो ये नॉन होंगे अननोन होंगे। सही है बात या नहीं? इसका मतलब जो हम कीज में स्टेटमेंट ले रहे हैं उनके बारे में जानकारी पहले से है, स्टेटमेंट्स के बारे में। सही है। अब हमने एक नया प्लान ढूंढा, क्या किया, उसके क्या किए, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, देखे ना, तो उसमें फिर उन कैरेक्टर को इन कैरेक्टर से मैच करवाया। हमारे जो हमने अभी कैरेक्टर देखे हैं उनको इन कैरेक्टर से मैच करवाया। अब जैसे आपको कीज की एक पूरी बुकलेट मिलेगी, उसमें आप टिक करते जाओगे, भाई ये वाला कैरेक्टर ऐसा था, हाइट ऐसी थी, कलर ऐसा था, फ्लावर प्रेजेंट था, लीफ रेटिकुलेट वेनेशन था, फाइलोटेक्सी ऐसी थी, फ्लावर पेंटामेरस ट्राइमेरस था। ऐसे कैरेक्टर क्या करते जाओ, क्लिक करते जाओगे, भाई ये है ये है ये है ये है ये है ये है। जिन पे टिक कर दिया वो सारे कैरेक्टर आपको प्लांट में मिले, जिन पे टिक नहीं किया वो नहीं मिले। किस में नहीं मिले? जो आपने डिस्कवर किया है, हाँ या ना? तो बोलो एनालिटिक इन नेचर। आपने प्लांट को डिस्कवर ही नहीं किया, कुछ आज तक कुछ ढूंढा ही नहीं आपने, और कीज की बुकलेट लेके बैठ जाओ, करो सिलेक्ट और कौन करो रिजेक्ट। कोई प्लांट ढूंढा ही नहीं, उसके कैरेक्टर्स कोई लिखे ही नहीं, ना कुछ पता है, कोई कैरेक्टर लिखे ही नहीं, ना कुछ पता है, और बुकलेट लेके बैठ जाओ कीज की। आप करो कौन सा सिलेक्ट करना है कौन सा छोड़ना है। बोलो एनालिटिक इन। इसका मतलब ये है कि आप एनालिसिस करते हैं कैरेक्टर्स का, कि भाई जो कैरेक्टर मेरे प्लांट में है वो इसमें है या नहीं है, जो मैं इसमें स्टडी कर रहा हूं वो मेरे प्लांट में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो एनालिसिस करना है आपको कैरेक्टर्स का, इसलिए क्या कह रहे हैं हम, एनालिटिक इन नेचर। समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? हमने क्या किया भाई, कैरेक्टर लिया वेस्कुलर बंडल्स, क्या बोला, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट और वेस्कुलर बंडल एब्सेंट। कैरेक्टर क्या था, वेस्कुलर, और इसके ट्रेट कितने ले लिए, या तो और या फिर। सही है बात या नहीं? यस और नो? बोलो कैरेक्टर के ये जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर के ये जो, इन दोनों ट्रेट को मैं क्या नाम दे रहा हूं, कपलेट। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, कपलेट है। दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, कपलेट है। लेकिन पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट क्या है और ये स्टेटमेंट क्या है? बोलो वन स्टेटमेंट लीड और ऑल स्टेटमेंट्स कपलेट। किसके? कैरेक्टर के। समझ रहे हो बात या नहीं? हाँ या ना? मतलब कैरेक्टर के जो ट्रेट लिखोगे वो क्या है, कैरेक्टर के जो ट्रेट लिखोगे वो क्या है, कैरेक्टर के जो ट्रेट लिखोगे वो क्या है, और जो पर्टिकुलर एक ट्रेट है वो लीड है। दोनों ही लीड है। हाँ हाँ दोनों ही लीड है। नो सर नहीं, दोनों ही लीड है। मैंने प्लांट देखा, उसमें मेरे को वेस्कुलर बंडल दिखे, तो मैंने इसको तो सिलेक्ट कर लिया और इसको रिजेक्ट कर लिया। सही है। मैंने कहा मेरे प्लांट में वेस्कुलर बंडल तो है, तो इसको तो मैंने क्या कर लिया, और वेस्कुलर बंडल नहीं वाले को मैंने रिजेक्ट कर दिया। सही है बात या नहीं? अब बच्चा कहता है सर आपने सिलेक्ट तो एक ही लीड की, सिलेक्ट तो आपने दूसरे को तो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो लीड कैसे हुई? समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? बोलो वो मेरे लिए लीड नहीं है, लेकिन कोई और प्लांट कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर रहा होगा बंदा, और उसमें वेस्कुलर बंडल, तो उसके लिए तो वही लीड है ना। नहीं समझ रहे? बोलो डिफरेंट स्पीसीज के लिए लीड भी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट लीड है। आज जो मेरे लिए लीड है वो मैंने सिलेक्ट कर ली, लेकिन अगर कोई और स्टडी करेगा तो उसके लिए हो सकता है ना कि दूसरी स्टेटमेंट लीड हो, ये पहली वाली ना हो। सही है। अगला स्टेटमेंट लेते हैं, वेस्कुलर बंडल के बाद आ जाओ सीड पे। आसान सा पढ़ा रहा हूं भाई। सीड बोलो प्रेजेंट और सीड। अब आपने इसमें किसको सिलेक्ट कर लिया और किसको रिजेक्ट कर दिया? यहां जब पढ़ रहे थे बोलो
टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, तीनों में से कोई भी हो सकता है। यहां टेरिडो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सीड प्रेजेंट है, तो बोलो जिम्नो या एनजीओ होगा। सही है बात या नहीं? फिर उसके बाद मैंने कहा फ्लावर, क्या कहा, प्रेजेंट, और मैंने एब्सेंट चूज कर लिया, प्रेजेंट छोड़ दिया। बताओ मैं कहां रखूं अब इसको, जिम्नो में। ये तो हो गया बोलो डिवीजन लेवल पे, कहां हो गया। फिर डिवीजन के बाद छोटे लेवल पे आएंगे, तो छोटे लेवल, अब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टर्स को मैच करवाएंगे, है ना। फिर उनके अकॉर्डिंग रखेंगे कि भाई लोअर जिम्नोस्पर्म में आएगा या हायर जिम्नोस्पर्म में आएगा। ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, रिजेक्ट, और फाइनली हमारा प्लांट एक पर्टिकुलर ग्रुप पे जाके प्लेस हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? इनको क्या बोलेंगे, कीज। क्या बोलेंगे, कीज है क्या, स्टेटमेंट्स। किसकी स्टेटमेंट्स हैं, कैरेक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं। सही है। कैरेक्टर्स के बारे में क्या लिखे गए हैं, ट्रेड्स लिखे गए हैं। आप एक को सिलेक्ट करते हो और दूसरे को रिजेक्ट करते हो। क्लियर है बात या नहीं? पक्का? तो पहले क्या पढ़ा, हर्बेरियम, फिर गार्डन। गार्डन के साथ चार बातें, पहला कैटलॉग, दूसरा मैनुअल, तीसरा फ्लोरा, और मोनोग्राफ मैंने अभी बोला नहीं क्योंकि उसमें टैक्सॉन की बात है, और टैक्सॉन टैक्सा भी मैंने पढ़ाई नहीं। सही है बात या नहीं? नेक्स्ट हमने पढ़ा जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, और आगे बढ़ो भाई। हाँ बेटा, किसके रंग, इकोलॉजी में? अच्छा, देखूंगा मैं, हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं देखूंगा, मतलब मैं इसको स्टडी करूंगा। हो सकता है कि मेरी जानकारी अधूरी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब आता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बोटेनिकल गार्डन को एक्स सिटू में तब रखा है जब हमने बोटेनिकल गार्डन को हमने बनाया, उनको वैसा एनवायरमेंट देकर। और मैं जो फीलिंग पढ़ा रहा हूं आपको अभी इस टाइम पे, वो मैं ये पढ़ा रहा हूं कि जिस एनवायरमेंट में वो है, मैं वहीं पर प्लांट को रख रहा हूं, क्योंकि मैं कैटलॉग, मैनुअल और फ्लोरा समझा रहा हूं आपको। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? मैं आपको मनाली के प्लांट कोटा में नहीं पढ़ा रहा, मैं मनाली के प्लांट मनाली में पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने आपको ये कहा कि आप मेरे साथ कोटा से मनाली चलो, क्योंकि मुझे आपको पर्टिकुलर एरिया समझाना है। क्योंकि मैं कैटलॉग समझाता हूं, मैनुअल समझाता हूं, फ्लोरा समझाता हूं बोटेनिकल गार्डन के साथ, और उसमें उसने साफ साफ लिखा है इन पर्टिकुलर एरिया। समझ लो मेरी बात या नहीं? तो मैं उस फीलिंग के साथ चल रहा हूं। बोटेनिकल गार्डन में क्या है कि अगर आप प्लांट को कहीं से लाके अपने घर पे रखते हो, जैसे अपने घर पे जनरली जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं वो हमारे आसपास मिलते नहीं, तो हम उनको नर्सरी से लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं ना, तो वो एक्सिटू है। वो हमें समझाता है कि भाई इसको छाया में रखना, धूप में मत रख देना, या इसको धूप देना, इसको पानी ज्यादा मत देना, इसको पानी रोज देना, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर्स है। तो वो एक्सिटू है, तो उनको वैसा एनवायरमेंट देने की कोशिश की जाती है, वो एक्सिटू हो गया। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको बच्चे, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में हम जा रहे हैं और वहीं के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हो। क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट जो होता है उसके लिए प्लांट कहीं से चल कर नहीं आता, वो प्लांट ढूंढने के लिए जाता है। क्योंकि हमारा टैक्सोनॉमी का मेन एम क्या है, इन्वेंट्री ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, करेक्ट इन्वेंट्री ऑफ अनऑर्गेनिज्म। करेक्ट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सल लॉज हमने पढ़ना शुरू कर दिया, इसमें सिस्टमैटिक्स को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया कि अगर आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो आपको नियमों को फॉलो करना है, क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको नियमों को फॉलो करना है। मैं उस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, इनसिटू और एक्सिटू। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? बोटेनिकल गार्डन एक्सिटू में भी बनाए जा सकते हैं, वो बात सही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको इस टाइम, वो मैं एरिया में जा रहा हूं, मैं एरिया यहां नहीं ला रहा। समझ गए बात या नहीं? बिल्कुल। करेक्टर के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। मैं कह रहा हूं रंग, जैसे तूने मेंडल पढ़ा, मेंडल में क्या करते हो, लीड्स क्या पढ़ रहे हो आप, वहां करेक्टर पढ़ते हो, करेक्टर, प्लांट की हाइट और उसके दो ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ। हाँ, कीज आर बेस्ड ऑन, नहीं ट्रेट होंगे ना यार। हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग तो ट्रेट हुए ना करेक्टर्स को लेकर। हाँ, ये उसकी फीलिंग हो सकती है कि वो लिखना चाह रहा हो कि भाई जो करेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, उनके जो हम ट्रेट ले रहे हैं उन करेक्टर को हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कह रहे हैं।
समझ रहे हो बात या नहीं? भी अपने को पढ़ना किस पे है, जाना किस पे। मैं करेक्टर चूज नहीं कर रहा, मैं चूज कर रहा हूं ट्रेट, लेकिन वो ट्रेट मेरे लिए करेक्टर है। मेरी बात समझो आप, वो ट्रेट मेरे लिए करेक्टर है। मैंने कहा वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट और वेस्कुलर बंडल, मैंने किसको सिलेक्ट किया? समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? मैं क्या लिख रहा हूं? करेक्टर। करेक्टर मैंने लिखा वेस्कुलर बंडल। इसमें एक तो क्या चूज करना है भाई, दोनों एक साथ तो कर नहीं पाऊंगा मैं। अब मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूं? तो बोलो अब ये मेरे लिए क्या है? उस प्लांट का करेक्टर है। समझे नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि करेक्टर में हम पढ़ते हैं दो लीड्स, लीड्स में से एक लीड को हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लिया। अब जिस लीड को आपने सेलेक्ट कर लिया वो आपके उस प्लांट का करेक्टर है। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जब आपने प्लांट को आइडेंटिफाई किया था तो क्या लिखा था? करेक्टर लिखे थे ना? लिखे थे ना? करेक्टर लिखे थे। अब जब इधर से आप सिलेक्ट और रिजेक्ट कर रहे हो तो किसको कर रहे हो? करेक्टर के ट्रेड को तो कर रहे हो। तो अगर जिसको आपने चूज कर लिया वो आपके प्लांट का करेक्टर हुआ या नहीं हुआ? समझ गए बात या नहीं? तो कॉन्ट्रास्टिंग तो ट्रेट है, लेकिन वो ट्रेट मेरे पर्टिकुलर प्लांट के लिए करेक्टर है। बढ़े भी आगे, चलो नेक्स्ट देखो, कैटेगरीज की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे। 7 कैटेगरी है भाई। नाम क्या तेरा? नाखून बहुत खाता है तू, है? अब्दुल। बैठ बैठ, कोई नहीं। क्या नाम लिखा है मैंने? आपको पता ही नहीं है कहां रहता है? नहीं पता ना? मैं अगर आपसे कहूं कि अब्दुल को ढूंढ के लाओ, इसको नहीं पकड़ना, इसको मत पकड़ना। आप नहीं जानते इसको, वो तो मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए इसका नाम पूछ लिया, सारे पकड़ के ब्रेक में मेरे पास ले आए कि लो सर ये अब्दुल है। ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब्दुल को लेके आओ इंडिया में। सही है ना? मैं कहता हूं अब्दुल लेके आओ, आप कहते हो सर दुनिया में तो बहुत सारे अब्दुल है। क्या बोलते हो? दुनिया में बहुत सारे अब्दुल है। मैं कहता हूं यार ऐसा करो, इंडिया से ले आओ। अच्छा इंडिया में बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, राजस्थान से ले आओ। अच्छा राजस्थान में बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, कोटा से ले आओ। कोई बात नहीं, कोटा में जवाहर नगर से ले आओ। अच्छा जवाहर नगर में बहुत सारे हैं, चलो एलन की सत्यार्थ बिल्डिंग है ना, वहां से ले आओ। वहां पर भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सेकंड फ्लोर से ले आओ। ये ए ब्लॉक है बी ब्लॉक है? अच्छा चलो ए ब्लॉक से ले आओ। ए ब्लॉक से ले आओ। ए ब्लॉक में कमरे बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, एक नंबर कमरे में पहले बेंच पे जो बच्चा बैठा उसको ले आओ। समझे बात या नहीं? बोलो अगर आपको एड्रेस पता है ना, क्या पता है, तो आप इंडिविजुअल तक पहुंच जाते हो, है ना? और एड्रेस में क्या करते हो? बोलो कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, हाउस नंबर, यही है? हाँ या ना? अच्छे से। बस फिर बोलो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज भी यही है। किसी एक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना है। समझ रहे हो बात या नहीं? तो बोलो ले आएंगे। ऑर्गेनिज्म ढूंढना है तो उसके करेक्टर मुझे बताओ। मैं पहले उसके 5 किंगडम में से एक किंगडम सेलेक्ट करूंगा कि कौन से किंगडम में मुझे जाना है। तो सबसे पहले मैंने कंट्री सेलेक्ट की, भाई मुझे इंडिया में जाना है। सबसे पहले मैंने कंट्री सेलेक्ट की कि मुझे किस में जाना है? किंगडम में, इंडिया में। सही है? एड्रेस मैं ऑर्गेनिज्म का पढ़ रहा हूं अब। सही है? किंगडम के बाद मुझे पता चला कि स्टेट, मुझे कहां जाना है? मैं बॉटनी वाला हूं, डिवीजन लिखूंगा। फाइलम एनिमल वाले लिखते हैं, ठीक है? तो एनिमल वाले जब एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो फाइलम लिखते हैं और प्लांट्स वाले डिवीजन लिखते हैं सेकंड लेवल पे। तो मैंने कहा कि भाई कोई प्लांटी था, क्या था? प्लांटी किंगडम में बोलो डिवीजन एंजियोस्पर्मी था। डिवीजन के बाद बोलो मैं उसका सिटी में जा रहा हूं, बोलो मैं जा रहा हूं किसमें? क्लास मैंने कहा कोई डाइकोटिलेडन है। सही है? उसके बाद किस में जा रहे हैं? ऑर्डर में। तो मैंने कहा कि भाई ये स्पेंडेल से, ठीक है? फिर उसके बाद किस में जा रहे हैं? फैमिली में। तो मैंने कहा कि भाई वो एनाकार्डियसी है। इसके बाद जा रहे हैं
जीनस में तो मैंने कहा कि भाई वो मैंजीफेरा है, सही है। और फिर मैं किस में गया, बोलो हाउस नंबर पे पहुंचा, तो मुझे पता चला कि वो मैंजीफेरा, तो मैं एक इंडिविजुअल तक पहुंच गया। समझ रहे हो बात या नहीं, यस और नो? तो बोलो जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना, ये पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने का एड्रेस है, सही है। अब मैं आपको कहूं कि अब्दुल के साथ, नाम क्या बेटा तेरा है? यार तू बहुत दुखी करने वाला है? यशपाल, ठीक है। अब जिसकी मेरे को स्पेलिंग ही नहीं आई तो मैं फिर पंगा लूं उसके साथ। अब बोलो यशपाल ढूंढ के लाना है, ठीक है ना? यशपाल ढूंढ के लाना है। बोलो कहां से ढूंढ के लाना है, बोलो इंडिया से। इंडिया से कहां से? राजस्थान से कहां से? बेटा आप कहां से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। और आप कहां से बिलोंग करते हैं? जैसलमेर से। तो देखो ये तो है ही राजस्थान का, और ये कहां का है? चेन्नई का है। तो बोलो दुनिया में तो बहुत सारे यशपाल हैं, बोलो दुनिया में तो आपको इंडिया से लाना है, मतलब कहां से लाना है? बोलो प्लांटी से। अब इनकी तो स्टेट ही बदल गई, कोई और बच्चा राजस्थान से है यहां से? तो बहुत सारे हैं देखो, सही है ना? अब स्टेट, सेम स्टेट वाले बंदे ले आओ, दो कोई भी। यशपाल है, उसके साथ जो अब्दुल है वो भी राजस्थान का, ये मान लो राजस्थान का, तो बोलो यहां भी एंजियोस्पर्मी, सही है। लेकिन सिटी बदल दो, अब बोलो एक कोटा से और एक जैसलमेर से है, तो यहां से दोनों क्या हो गए? तो बोलो यहां से अलग कर दो इनको, यहां क्या है ये, इसको कर दो मोनोकोटिलेडनी, सही है। स्पिंडेल्स की जगह कर दो पोएल्स, सही है। इधर क्या कर लो एनाकार्डियसी की जगह, है? क्लास में से पता चल गया क्या किसका है? वीट का। और इधर कर दो ट्रिटिकम, और इधर ट्रिटिकम। आपके एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बेसिस पर 4 क्लासिफिकेशन है, बोलो हाउस फ्लाई का, ह्यूमन का, मैंगो का, वीट का। और मैं एग्जांपल मैंगो और वीट का ले रहा हूं, है ना? बॉटनी वाला हूं ना, एनिमल वाले आपको वही पढ़ाएंगे, जूलॉजी वाले, ठीक है। तो मैं एग्जांपल इसका लेके चल रहा हूं, देखो अब बताओ ये सेम कहां तक थे, उससे बाद डिफरेंट हो गए। तो बोलो ये इसका एड्रेस है, और ये, तो ऐसे करते करते हम बोलो जैसलमेर में यहां तक पहुंच गए, यार ऐसे करते करते हम कोटा में यहां तक पहुंच गए, सही है, बड़े से छोटे की तरफ। तो बताओ सबसे बड़ी कैटेगरी, बिगेस्ट कैटेगरी है, सही है। और स्मॉलेस्ट, तो इंडिया बड़ा है या घर बड़ा है? हैं? इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान में कोटा है, कोटा में जवाहर नगर है, जवाहर नगर में एलन है। तो बोलो किंगडम में डिवीजन, डिवीजन में क्लास, क्लास में ऑर्डर, ऑर्डर में फैमिली। बोलो एक बड़ी कैटेगरी में सारी छोटी होती हैं, और बोलो एक छोटी कैटेगरी सारी बड़ी में होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? बोलो एक बड़ी कैटेगरी, एक बड़ी कैटेगरी में सारे छोटे होते हैं, और एक छोटी कैटेगरी सभी बड़ी कैटेगरीज में होती है। मतलब स्पीसीज किसमें है, और किंगडम में बाकी सारे हैं, सही है। अब बोलो क्लास में ये सारे, क्लास इन सब में, है ना? तो कल मैं यहां से बताता हूं आपको कॉमन कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर, कब बढ़ेंगे कब कम होंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं अपने मंडे को। कल आपका टेस्ट है भाई, प्लांट फिजियोलॉजी पूरी आ रही है, तो बढ़िया से तैयारी करके जाओ, है ना? और सारे क्वेश्चन सही करके आना इस बार, इस फेथ के साथ जा रहा हूं मैं क्लास से आज, और बेस्ट ऑफ लक के साथ। हाँ बढ़िया करना।